सेटिंग अ मीटिंग चल रहा है, रिकॉर्ड। And we'll give 1 more minute and then we can start. Can you send me the link जहाँ पे वो Facebook पे लाइव जा रहा है? वो सोच के पेज पे ही है। Okay, got it. ठीक है जी, शुरू करें। शजी, we have your thumbs up. Can everyone hear us? शजी, अनम्यूट करके कंफर्म कर दो। शजी, He sent a message. I guess they can. खैर, all right, let's start off. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम गुलरेज है और मैं एक अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन हूँ जो कि करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम कर रहा हूँ मेडिकल कॉलेज ऑफ विस्कॉन्सिन में। इसके अलावा मैं कोविड-19 में रिसर्च भी करता हूँ एक्टिवली, जिसमें करंटली 2 टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है मेरे। एक तो हम दिल में मसनूई सपोर्ट को देख रहे हैं, इसकी क्या अफादियत है कोविड-19 के पेशेंट्स में। इसके अलावा हम जीनिया तौर पे तहकीक भी कर रहे हैं कि किस वजह से कुछ लोग जो हैं कोविड-19 से बीमार पड़ते हैं और कुछ लोग जो है वो उससे बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते या कम बीमार पड़ते हैं। तो ये रिसर्च ऑन गोइंग है अभी, जो कि मैं अपनी फैकल्टी के साथ यहाँ पे भी कर रहा हूँ अमेरिका में। आज हम लोग सब जमा हुए हैं कोविड के ऊपर सेमिनार करने के लिए। इसमें हम कोविड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आसान से आसान तर अल्फाज में आम पब्लिक के लिए शेयर करेंगे और इसमें हम लेटेस्ट तहकीक पर मबनी तजावीज़ और इलाज पर तबसरा करेंगे। अगर आपके पास सवालात हैं तो कमेंट्स में पोस्ट करें, हम अपने सेशन के बाद उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सेमिनार को 60 मिनट्स के अंदर ख़त्म कर लें, लेकिन हमें उससे ज़्यादा जाना पड़ा तो हम कोशिश करेंगे कि सवालात को अकोमोडेट करने के लिए थोड़ा लंबा कर सकें। करंटली मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमैया नाज, जो कि कंसल्टेंट माइक्रोबियोलॉजिस्ट यानी हयाताते जरासीम की माहिर हैं, जो कि शौकत खाना मेडिकल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर में होती हैं लाहौर में। इसके अलावा वो मेडिकल माइक्रोबियोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इसके साथ हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर उनेजा बाकिर ने, जो कि माहिर मुतादी यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ की कंसल्टेंट हैं पार्क व्यू हॉस्पिटल कोलोराडो अमेरिका में, और वो हमारे साथ आज इस वेबिनार का हिस्सा बनेंगी। इसके अलावा हमें शजी, जो कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ सोच है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है एंड हम उम्मीद रखते हैं कि ये सेशन सबके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं सबसे पहले क्लियरली बता देना चाहता हूं कि मुझे या मेरे मोअज़्ज़िज़ स्पीकर्स को इस वेबिनार से कोई मालियाती सपोर्ट हासिल नहीं है एंड वी हैव नो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स टू मेंशन, और तमाम तबसरे हमारे अपने व्यूज हैं जो कि हमारी नॉलेज पर मबनी है और सोच से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान की सिचुएशन हम बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, हमें बखूबी अंदाजा है कि कितना मुश्किल टाइम है। हमें दिन रात टीवी के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के जरिए दाएं बाएं आगे पीछे से इंफॉर्मेशन की भरमार फेंकी जा रही है, जिससे एक आम इंसान कश्मकश में मुब्तला है। हर कोई परेशान है कि वो जाए तो कहाँ जाए और इन सब इंफॉर्मेशन के साथ करे तो क्या करे, हाउ टू प्रोसेस देम उनका। और वो इंफॉर्मेशन जो कि आ रही है मेजॉरिटी वो उसमें मेडिकल जार्गन्स यूज कर रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को कैसे कोई बंदा प्रोसेस करेगा जिसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड ही ना हो। इस मुश्किल हालात में हमारे पास कई सारे हीरोज भी उभरे हैं जिन्होंने सेल्फलेसली कौम की खिदमत की है, खासकर डॉक्टर्स की, जो कि रोजमर्रा तौर पे अपना काम अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो कि फ्रंट लाइन पे मेंशन नहीं किए जाते, लेकिन उनमें शामिल हैं बैंकर्स, पुलिस ऑफिसर्स, एम्बुलेंस के रजाकार,
चैरिटीज, दुकानदार और स्टोर के एम्प्लॉयज जो कि आपको सर्व कर रहे हैं टू मेक श्योर कि आपकी डेली लाइफ के अंदर कोई कंस्ट्रेंट्स ना आए, कोई लिमिटेशंस ना आए। इस वक्त हम ये कहेंगे कि सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर्स की सुने, उन पर भरोसा करें, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज है आपकी खिदमत पर, आप पर भी लाजिम है कि उनका एहतराम करें। अमेरिका जैसा मुल्क, इंग्लैंड, स्पेन जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क कोविड की वजह से इतना मुतासर हुए, जबकि ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, इनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी नौकरी को सर अंजाम दे रहे हैं। वो एक ऐसी फिजा में सांस लेते हैं जहाँ पे कोविड मौजूद है, उनके पास प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का सामान भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटीज को भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और आपकी खिदमत में मसरूफ है। तो हम सब की हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनका एहतराम किया जाए और उनकी सुनी जाए, ताकि ये कि वो आपको बेहतर से बेहतर सहूलियात दे सकें जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज में पॉसिबल हो। सब जैसे बखूबी जानते हैं मैं बोलने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन अब मैं मजीद किसी का इंतजार कराए बगैर आई विल जस्ट जंप टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाज एंड डॉक्टर बाकिर। वालेकुम सलाम। आई वुड जस्ट मैं सीधा सवालात की तरफ आता हूँ। ये बताएं कि कोरोना या कोविड-19 क्या है और ये कैसे फैलता है? अच्छा, I'll take that question. Gurresh, thank you so much. ये आपने ऑर्गेनाइज किया सारा। तो फिर बस थोड़ी सी बेसिक स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? तो बेसिकली जो है मेरी एक्सपर्टीज जो है वो जरासीमों के साथ है। तो जब हम जरासीम के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग फैमिलीज होती हैं जरासीम की। तो कोरोना वायरस एक वायरस है, वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। और ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही कोरोना वायरस है, ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं जो कि एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको कुल मिलाकर पूरी फैमिली का नाम कोरोना वायरस रखा गया है, ठीक है? अब ये इसमें भी काफी जो है मुख्तलिफ टाइप के वायरसेस होते हैं जो आम नजला और खांसी करते हैं, ठीक है? ये इसी का एक रिश्तेदार ये नया वाला कोरोना वायरस है, ठीक है? सही। तो अब जब दिसंबर 2019 के एंड में देखा गया था कि चाइना में जो नए निमोनिया के केसेस आए थे, तो उन लोगों ने जो है इस वायरस की तहकीक करनी शुरू की। तो उन्होंने देखा कि ये वाला जो नया वायरस है उससे मिलता जुलता है जो पुराने कोरोना वायरसेस है, मगर इसकी बनावट में थोड़ा फर्क है, जिसकी वजह से जो है ये जो अलामात करता है और जिस तरह ये लोगों में फैलता है, वो उसकी बनावट की वजह से, जो इसकी बनावट में फर्क आया था, उसकी वजह से इसके अंदर भी सारे फर्क आ गए। यानी कि पहले जो आमतौर पे कोरोना वायरस खांसी नजला करते थे, वो इतना ज्यादा एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलते नहीं थे। अलबत्ता बस यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये वाला नया कोरोना वायरस बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, ठीक है? तो अब ये देखा गया है कि ये वाला कोरोना वायरस अगर एक शख्स को अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये कम्युनिटी में या बाहर आवाम में जाकर जो है कम से कम 2 से 3 लोगों को ये इन्फेक्शन फैला सकता है, ये वाला वायरस। अव्वल तो ये बात जाननी जरूरी है, ठीक है? तो और ये जो अलामात पैदा करता है, जिसमें हमारे पास बुखार है, खांसी है, गले में दर्द है, बदन में दर्द है, कुछ लोगों को डायरिया है, इन सारी अलामात को मिला के इस बीमारी का नाम इन्होंने कोविड-19 रखा है, सही? तो अब ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये ऑब्वियसली अब पूरी दुनिया में इसके केसेस जो है आ रहे हैं, जो चाइना से शुरू हुआ और फिर जाके थोड़ा थोड़ा करके पूरी दुनिया में फैल गया, और इस वक्त जो है तकरीबन हर मुल्क से इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, सही? तो अब कोशिश ये करनी है कि इसको मजीद फैलने से कैसे रोका जाए। हमें पता है ये पाकिस्तान में है इस वक्त मौजूद, हमें पता है ये बहुत तेजी से फैल रहा है, हमें पता है लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, अमवात हो रही हैं, मगर अभी कोशिश हमें यही करनी है कि किस तरह इसको मजीद फैलने से रोका जाए। और आई होप कि जो आज हम लोग ये सेशन करेंगे, इसमें हम जो बेसिक चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा हम लोग हाई फाई चीजें नहीं बता रहे, सिर्फ बेसिक चीजें कि मास्क कैसे इस्तेमाल करना है,
हैंड सैनिटाइजर कैसे इस्तेमाल करने हैं, एक मास्क की लाइफ कितनी होती है, उसको कितने कितने अर्से तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे लोगों से आपको कितना फासला रखना चाहिए है। जो अक्सर देखा गया है कि लोग गलत तरीके से मास्क पहन के बाहर निकल जाते हैं, तो फिर उसका पहनने का कोई फायदा नहीं है। ग्लव्स पहन के लोग बाहर मार्केट में जा रहे हैं, उसका क्या फायदा है या क्या नुकसान है, ये सारी चीजें फिर कोशिश करके आज जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हमें ये तफसील से बताएं कि ये किस सिम्टम्स, किस असरात के साथ इंसानों में प्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, अब मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो देखी गई है, बट ओवरऑल जनरली ज्यादातर जो हमने देखा है वो है बुखार और खांसी और गले में दर्द। और खांसी भी थोड़ी इस तरह की कि वो इतनी तेजी से और इतनी शिद्दत से आएगी कि बंदा अपना अपना वो अपने वो अल्फाज ही मुंह से नहीं निकाल सकेगा, अपना एक बोलने वाला सेंटेंस जो वो बोलना चाह रहा है वो बोल ही नहीं पाएगा, वो इतनी शिद्दत से उसको खांसी आ रही होगी। ठीक है, कुछ हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको खांसी भी नहीं थी, बुखार भी नहीं था, इत्तेफाक से वो लोग टेस्ट करवाने चले गए, उनमें भी पॉजिटिव आ गया। कुछ लोगों में बदन में दर्द था, वो टेस्ट करवाने चले गए, उसमें भी पॉजिटिव आ गया। कुछ लोगों में डायरिया हुआ, वो लोग टेस्ट करवाने गए, उनमें पॉजिटिव आया। तो जो जो मेन मेन अलामत है उसमें तो बुखार, खांसी और गले में दर्द तो है ही, बट ये कुछ लोगों में ये बाकी छोटी छोटी नंबर्स में ये बाकी अलामत भी देखे गए हैं। हमने ये भी सुना है कि इसमें लोगों के टेस्ट और स्मेल भी अफेक्ट होती है। बिल्कुल, अच्छा, होता ये है कि ज्यादातर वायरल इन्फेक्शंस में टेस्ट और ये लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि बंदे को जायका महसूस नहीं होगा और जो है वो उसे तेज खुशबू या बू उसे महसूस नहीं होगी। तो ज्यादातर वायरल इन्फेक्शंस में ये होता है, ठीक है, ये देखा गया है। बट हम लोग क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे एक वायरल इन्फेक्शन इतना फैला हुआ है कम्युनिटी में, तो अगर आपको लग रहा है कि ये भी आप में अलामत एक आ रही है, तो आप बेहतर है कि आप टेस्ट करवा लें और किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक ठीक ठीक। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिजीज है। यहाँ पे बहुत दफा मेंशन किया जा रहा है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट। कुछ लोग जो हैं वो उनमें असरात आते हैं, कुछ लोग हैं वो उनमें असरात नहीं आते। रिसर्च क्या कहती है, क्या वजह है कि कुछ लोगों में सिम्टम्स हैं, कुछ लोगों में सिम्टम्स नहीं है, और एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड ज्यादा कंसर्निंग चीज है कम्युनिटी के अंदर? अच्छा, ये याद रखना जरूरी है कि ये एक नया वायरस है और हम लोग इसके बारे में जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, रिसर्च आती जा रही है, स्टडीज होती जा रही है, हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में अब पता चलता जा रहा है। जो हमारी पहले की पुराने कोरोना वायरस की सारी नॉलेज थी वो हम पूरी तरह से इस पे अप्लाई नहीं कर पा रहे। वो ये एग्जैक्टली वैसे बिहेव नहीं कर रहा जैसे पुराने वाले कोरोना वायरसेस बिहेव करते थे, ये एक नए तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, जिन लोगों की कुव्वत मदाफियत अच्छी है, ठीक है, हेल्दी है वो लोग, उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, जिनको शायद शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, ये वाले जो लोग हैं, जब इनमें ये वायरस आ रहा है तो ये इतना जो है भड़क के इतने ज्यादा अपने सिम्टम्स नहीं दिखा रहा, सही। मगर जब हमने देखा है कि यही वाला वायरस उन लोगों में जा रहा है जिनमें पहले से कोई जो है कोई उनकी हेल्थ के इश्यूज हैं, जैसे अगर ब्लड प्रेशर, शुगर, खुदा न खासा कैंसर है, अगर उनको स्टेरॉइड्स लेते हैं, किसी भी तरह का कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है, जब उन लोगों में ये गया है उनमें इसने बहुत ज्यादा सिम्टम्स अपने शो किए हैं और फिर जो है एक सीरियस टाइप का इन्फेक्शन लेके शो हुआ है। बट देन अगेन हमने ऐसे भी मरीज देखे हैं, अच्छे भले थे, जैसे डॉक्टर्स हैं, हाँ बिल्कुल हेल्दी थे, जाके पेशेंट्स का वो ख्याल रख रहे थे और फिर वो एक्सपोज हो गए और वो इन्फेक्ट भी हो गए, और कुछ जो है उनमें से फिर जो है ऑब्वियसली फौत भी हो गए। तो ये वाली चीजें भी हम देख रहे हैं कि ऐसा भी हो रहा है कि अच्छे भले हेल्दी इंडिविजुअल में जब ये वायरस जा रहा है तो ये बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से ये अपने आप को शो कर रहा है। तो आई गेस जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हम थोड़ा सा और इसके ऊपर तहकीक करेंगे, थोड़ी रिसर्च होगी इसके ऊपर, तो विल बी एबल टू
आंसर दीज क्वेश्चंस बेटर, हमारा जरा बेहतर ये तरीके से हम समझा सकेंगे ये सारी चीजें। पर तब तक कोशिश यही करनी है कि जो मास्क का और फासला रखने का और हाथ धोने का और सैनिटाइजर का, ये वाली जो सारी चीजें हैं, इसका फिर बहुत बहुत सख्ती से फिर इसका जो है इन चीजों का अमल करना है, ठीक है। और फिर बाकी जो है कोई घर में रहे, उन लोगों से ना मिले जिनको इस तरह के अलामात हैं, उनसे दूर रहें, ये वाली सारी चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो इन शॉर्ट ये कि जो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत वीक है या उनको डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज है या हार्ट डिजीज है, उनको खास तौर पे अपने आप को बचाना चाहिए। और हम लोग ये हेल्दी लोगों को इसलिए रेकमेंड करते हैं कि उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि वो शायद सिम्टम्स ना शो करें लेकिन वो वायरस घर में लेके जा सकते हैं जहाँ पे बीमार लोग हो सकते हैं, और वो वायरस इस तरह दूसरे लोगों में फैल सकता है, which can cause more problems in somebody who might have these comorbidities. अच्छा जी, let's move to the next question. इसके मैं अब थोड़े से टेस्टिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें भी काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। पीसीआर, एंटीबॉडीज, और पहले फिर थ्रोट टेस्ट आया, फिर नेजल स्वाब आया, फिर नेयर्स का स्वाब आ गया। अब यूएस के अंदर जो है वो कह रहे हैं सलाइवा टेस्ट भी आ रहा है। तो इसमें क्या किस किस किस्म के टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास, और ये एंटीबॉडी टेस्टिंग क्या है, इसको कब यूज करना चाहिए, और क्या आप हमें डिटेल में भी बता सकते हैं कि कौन सा टेस्ट कितने % तक डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है कोरोना वायरस को? अच्छा, तो सबसे पहले तो हमारे पास मुल्क में पीसीआर ही आया था, जो पीसीआर ही डेवलप हुआ था इस टेस्ट को, इस वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए। और अभी भी ज्यादातर सभी एजेंसीज और गाइडलाइंस जो हैं इसको ही तरजीह देती हैं कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी के अंदर ये वायरस, तो बेहतर होगा कि आप इनका पीसीआर टेस्ट ही करवाएं, ठीक है। अब पीसीआर टेस्ट कैसे होता है? पीसीआर टेस्ट के लिए जो है एक स्वैब होता है। अगर आप लोग चाहें तो मैं थोड़ी देर में अपने मंगवा के दिखा भी दूंगी। तो एक पेन टाइप का स्वैब होता है, ठीक है। तो उसको या तो आप के जरिए पीछे मरीज के दागा जाएगा, वो जहां तक वो पीछे हलक में जाएगा वहां से स्वैब लिया जाएगा, या मुंह खोल के उनका या जो है ये ओरोफेरेंजियल एक स्वैब लेते हैं, यानी बिल्कुल हलक के पीछे जाके वहां से जो है मरीज का स्वैब लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक टेस्ट है। ये इस वाले टेस्ट में फायदा सबसे ज्यादा ये है कि इसकी पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा आती है, यानी इसमें सब, क्योंकि वायरस का सबसे ज्यादा लोड जो है इन्फेक्शन के शुरू के दिनों में बिल्कुल ये नाक के पीछे वाले एरिया में सबसे ज्यादा होता है। तो वहां से सैंपल लेना जो है वो प्रिफर्ड है, कि वहां से तरजीह दी जाती है कि वहां से सैंपल लिया जाए। जी, सलाइवा वाले टेस्ट भी निकल आए हैं, जो है अब आई थिंक कुछ दिनों में शायद यहाँ पाकिस्तान में भी शुरू हो जाए सलाइवा वाला टेस्ट, बट अभी नहीं हुआ है। आई थिंक आगा खान वाज प्लानिंग टू स्टार्ट इट, आई एम नॉट श्योर कि अभी उन्होंने स्टार्ट किया है कि नहीं। सिर्फ ये नथनों में से स्वैब लेने का फायदा नहीं है, ठीक है। हमने देखा है कि ये वाले जब सिर्फ नथनों में से लिया जाता है तो फिर इतना अच्छे उसकी पॉजिटिविटी के रिजल्ट्स नहीं आते। और शुरू में यही हुआ था, क्योंकि लेबोरेटरी वालों को पता नहीं था कि सैंपल लेते कैसे हैं। तो अक्सर लोग बहुत शिकायत कर रहे थे कि भाई हमने तो टेस्ट करवाया था और हमारा टेस्ट नेगेटिव आया। तो हो सकता है कि जो सैंपल ले रहा हो उसको इस वक्त इतना आइडिया ना हो कि सैंपल लेते कैसे हैं, और उसने सैंपल ठीक से ना लिया हो। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसके स्पेशल स्वैब्स आते हैं। इसके स्पेशल स्वैब्स आते हैं जो कि पीसीआर के लिए जिन्हें भेजा जाता है, ठीक है। और वो एक स्पेशल प्लास्टिक के स्वैब्स होते हैं और उसके ऊपर एक स्पेशल रुई लगी होती है, तो वो वाले स्वैब भेजना बहुत जरूरी है। जो लकड़ी के स्वैब्स होते हैं वो मना है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप अपना टेस्ट करवाने जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए, और आप देख रहे हैं कि लकड़ी का स्वैब यूज किया जा रहा है, तो वो उससे हरगिज टेस्ट ना लिया जाए, ठीक है। लकड़ी वाले स्वैब्स अवॉइड करने हैं। फिर जब स्वैब ले लिया जाता है तो उसको एक स्पेशल मीडिया होता है, एक छोटा सा कंटेनर होता है, उसमें लिक्विड होता है, उसके अंदर डाल के इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द लैब, ताकि वायरस जो है रास्ते में मर ना जाए। क्योंकि गर्मी इतनी होती है, हो सकता है कि वो गर्मी में मर जाए, तो ताकि वो मरे नहीं वायरस, उसको हम जो है उस कंटेनर में डाल के फिर लेबोरेटरी भिजवा देते हैं। उस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड होता है उसकी क्वालिटी भी जो है वो उसकी भी एक सर्टेन क्वालिटी
की क्या की चीजें बताई गई हैं कि इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, तो ये अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम साबित होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप लेबोरेटरीज कौन सी वाले स्वॉब यूज कर रही हैं, कौन से वाली मीडिया यूज कर रही हैं, और कौन सी वाली पीसीआर किट्स इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, तो हर पीसीआर किट की भी क्वालिटी डिफरेंट होती है, हर पीसीआर किट इक्वली अच्छी नहीं होती। अब लोग कहते हैं कि भाई आप इतना महंगा टेस्ट करवा रहे हैं, आप इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, फला लैब इतने कम पैसे ले रही है, वो तो आराम से हमारा टेस्ट उसमें करके दे देती है। देखिए, हर टेस्ट को करने के लिए मशीनें चाहिए होती हैं, आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है, वो लोग चाहिए होते हैं जिनको ये टेस्ट करना आता हो, जिनको वो मशीन अच्छे से रन करनी आती हो, और फिर जब वो रिजल्ट आते हो तो उन रिजल्ट को इंटरप्रेट करके उसकी रिपोर्ट निकालनी आनी चाहिए हो। तो अब अगर आप एक लैब में एक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, आपको एक तो सारा इक्विपमेंट चाहिए, आपको वो लोग चाहिए हैं, ठीक है, और आपको वो अच्छी वाली किट चाहिए। अब अगर सब स्टैंडर्ड किट इस्तेमाल की जाएगी तो चांसेस हैं कि उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। प्लस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम ये देख रहे हैं कि हर किट के अंदर ना जो है कुछ जीन्स डिटेक्ट करने के मार्कर्स हैं। ठीक है, हर किट हर जीन डिटेक्ट नहीं कर रही। अब ये मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी जीन को पिक कर रहा है कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये भी आपको जब कोई लेबोरेटरी एक किट अपनी डायरेक्टरी में एक टेस्ट इंक्लूड करती है, तो वो ये सारी चीजें देख रही होती है। ठीक है, तो सही। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फिर आप टेस्ट कब करवाने जा रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल जो अभी तक जो स्टडीज हमारी हैं, स्टडीज कह रही हैं कि बिल्कुल इन्फेक्शन शुरू होने से पहले और जो इन्फेक्शन का शुरू के जो दिन है, उस टाइम पे अगर पीसीआर करवाया जाए तो उस वक्त आपके टेस्ट के पॉजिटिव आने के अच्छे चांसेस हैं। सो वी आर सेइंग कि अगर 2 to 3 days बिफोर सिम्टम ऑनसेट एंड 2 to 3 days आफ्टर सिम्टम ऑनसेट, इस वक्त आपका 70% तक पॉजिटिव आने के चांसेस हैं आपके पीसीआर के। ठीक है, पर जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, जैसे टाइम गुजरता जाता है, आपकी बीमारी थोड़ी पुरानी होने लगती है, आपके पीसीआर के पॉजिटिव आने के चांसेस उस वक्त कम हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है देखा गया है। अब देखा ये भी गया है कि कभी कभी शुरू के पीरियड में हम पीसीआर करवा रहे हैं तो वो नेगेटिव भी आता है। उस सूरत में अगर वो नेगेटिव आता है तो आप मरीज के ऊपर नजर रखें। अगर फॉर एग्जांपल वो सही रहता है, कोई खांसी बुखार और कोई सिम्टम इस तरह के नहीं है, तो चले कोई मसला नहीं। मगर अगर उसको बुखार और खांसी शुरू हो जाती है, उस सूरत में आप पीसीआर डेफिनेटली एक दफा रिपीट जरूर करवा लें। ठीक है, और फिर जो उसके बाकी सारे जो इकदाम हैं उस पर अमल करें, जैसे उसको घर पे रखें, उसको दूसरों से अलग रखें, जो डिसइंफेक्शन का जो सारा घर में जो इंस्ट्रक्शन हैं वो फॉलो करें। जहाँ तक एंटीबॉडी का ताल्लुक है, इस वक्त जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने सबने स्टेटमेंट्स निकाल दिए हैं कि प्लीज जो एंटीबॉडी वाला टेस्ट है उसको डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल ना करें। ठीक है, वो बस आपका वो आपको एक्सपोजर आपको डिफाइन करने में आपको हेल्प करेगा। ये वो टेस्ट आपको सिर्फ इतना बता सकेगा कि शायद कभी आप इस वायरस से एक्सपोज पहले हुए होंगे या रिसेंटली हुए होंगे। ठीक है, वो उसको डायग्नोसिस के तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए उसको। और क्योंकि वो थोड़ा सस्ता है तो लोग पीसीआर को छोड़ के एंटीबॉडी के टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी ना करें। दूसरा मसला ये होता है, देखिए मैंने फिर वो कहानी शुरू से शुरू होती है, क्योंकि ये कोरोना वायरस है, इसके और भी रिश्तेदार हैं, तो पुराना इन्फेक्शन कोई और कोरोना भी एंटीबॉडी पॉजिटिव दे सकता है। ठीक है, बॉडी के अंदर ऐसे भी जो आपका सारी एंटीबॉडीज बनती हैं वो जो है वो कंफ्यूज हो सकती हैं उन मॉलिक्यूल से जिनकी शक्ल थोड़ी मिलती हो, तो कोई और इन्फेक्शन पे ये वाला एंटीबॉडी पॉजिटिव दे सकता है। इसलिए इसको बहुत जो है एक स्क्रूटनी के साथ इसको जो है डॉक्टर से बोला गया है कि इन रिजल्ट्स को आप जो है एक्सेप्ट करें, और ये कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो भी आप देखें साथ में, और ये कि अगर आपको बहुत ज्यादा कोविड का खदशा है तो बेहतर होगा कि भाई आप पीसीआर ही करवा ले रादर देन एंटीबॉडी।
अच्छा, अभी रिसेंटली एक पेपर आया था जहां पे उन्होंने कहा है कि डे 6 इज द बेस्ट टाइम टू टेस्ट समबडी फॉर द पीसीआर। उसकी यील्ड सबसे हाईएस्ट थी उस दिन, समवेयर अराउंड लाइक 90%। आई डोंट नो आपने वो पेपर पढ़ा नहीं पढ़ा, या डॉक्टर उन्नेजा बाकी ने वो पेपर पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन वो रिसेंटली पेपर आया था। और इससे मुझे एक और क्वेश्चन ये भी आया कि कुछ लोग हैं वो टेस्ट नेगेटिव आता है और वो परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर जो है वो स्टिल सस्पेक्ट कर रहा है मेरे अंदर कोरोना। तो इस सिचुएशन में आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी कि वो तोड़फोड़ करें, हॉस्पिटल को जलाएं, या वो उस डॉक्टर की सुने जो कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है कि वो कोरोना सस्पेक्ट कर रहा है? अगर टेस्ट नेगेटिव आ गया है तो अगर डॉक्टर कह रहा है कि हमें अभी भी खदशा है कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, तो आप डॉक्टर की बात सुने, ठीक है। और अभी हम जो मरीजों से कह रहे हैं कि अगर आपके अलामात ऐसे हैं कि आप घर पे रह के उन अलामात को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अगर आपको सिर्फ बुखार है और हल्की फुल्की खांसी है, तो हम आपको पैराडोल और जो है बाकी जो आपके सिम्टम्स को कवर करने की जो दवाइयां हैं वो हम आपको बता देंगे। आप अभी घर पे रहें। खुदा ना खास्ता अगर आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी हो और आपको लगे कि अब बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे अस्पताल जाना चाहिए, उस सूरत में फिर आप अस्पताल आ जाइए, फिर आपके अस्पताल में आपकी मैनेजमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी तक क्योंकि कोरोना के लिए कोई बहुत ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं निकली है कि भाई यही दवाई देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इस तरह की तो अभी तक हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं निकली है, ठीक है। इसमें सारी सिम्टोमेटिक ही मैनेजमेंट हो रही है। और बेहतर यही होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका अगर नेगेटिव भी आ गया है, तो हमें यही कोशिश करनी है कि ये इन्फेक्शन भाई आप तक ही महदूद रहे, अब दूसरे बंदे तक ना पहुंचे। तो फिर आप कोशिश करके जो इस वक्त हम लोग कोरोना के लिए जो हमने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वही फॉलो करें, भले आपका टेस्ट उस वक्त नेगेटिव आया हो। तो इन शॉर्ट हमें जो है वो प्रिकॉशंस अपनी मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लोगों से फासला रखना है, कम से कम 1 मीटर जो कि इक्वल होता है 3 फीट के, वरना जो रेकमेंडेड है वो ऑलमोस्ट 2 मीटर 6 फीट के बराबर फासला रखें, अपने हाथ धोते रहें, हद तक इम्कान मास्क यूज करें। मास्क अभी WHO की बल्कि भी रिकमेंडेशन आई है कि 3 मटेरियल का मास्क भी बना सकते हैं आप, अगर सर्जिकल मास्क आपके पास अवेलेबल नहीं है। और जो अभी कराची और पाकिस्तान की सिचुएशन, आई थिंक सबको मास्क पहनना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है कि मास्क को यूटिलाइज करें अगर आपको बाहर निकलना है। अच्छा चले मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो कोविड-19 से हम लोग कैसे बच सकते हैं? क्या ऐसी तदाबीर हैं जो कि हम फॉलो करें तो हम बच सकते हैं? हमने काफी हद तक इसको टच कर लिया है, लेकिन आई थिंक हमें इसको और एम्फेसिस करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी, और बचना ही हमारे पास वाहिद सोल्यूशन है एट द मोमेंट। तो जो बचने की जो सारी तदाबीर हैं वो तो बहुत ज्यादा हर जगह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पे भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बट ये कि थोड़ा सा उसको रिकैप हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आपका हाथ धोना, ठीक है। तो हाथ आप अच्छी तरह, आपको साबुन और पानी चाहिए, सिंपल साबुन चाहिए है, आपको कोई हाई फाई टाइप का मेडिकेट साबुन, एंटी बैक्टीरियल साबुन, इन सब की चीजों की जरूरत नहीं होगी। एक सिंपल रेगुलर साबुन इज मोर देन एनफ, वो बहुत है, क्योंकि ये वायरस बहुत आसानी से साबुन से भी मर जाता है और ये आपके हाथों से साफ हो जाएगा। तो WHO ने कहा है कि कम से कम 40 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक आपको अपने हाथ धोने चाहिए हैं। और कैसे धोने चाहिए उसके भी स्टेप्स सारे ऑनलाइन दिए हुए हैं, बट अगर फॉर एग्जांपल हम अभी स्टेप्स अगर कर लें, तो लेट्स इमेजिन कि मैंने अभी साबुन लिया है हाथ में, तो सबसे पहले अच्छी तरह दोनों हाथों को मलें, ठीक है। फिर उंगलियों को इस तरह आपने इंटरलेस करना है और फिर उंगलियों के बीच के वाला हिस्सा आपने साफ करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इस तरह हाथ करके अपनी ये फिंगर टिप्स जो है ये वाला एरिया भी बहुत अच्छी तरह साफ करना है। फिर आपके अंगूठे, आपने दोनों अंगूठों को भी अच्छी तरह इस तरह साफ करना है, ठीक है। फिर ये जो हाथ के सामने वाला हिस्सा होता है इसको भी अच्छी तरह रगड़ के यहाँ पे भी आपने साबुन लगाना है, एंड में एक दफा पूरा हाथ ये और आपकी कलाइयां, ये पूरा अमल जो है एटलीस्ट 40 सेकेंड्स का होना चाहिए है जब आप साबुन से हाथ धो रहे हो। अगर आप साबुन से फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाथ नहीं धो पा रहे,
मगर आपके पास सैनिटाइजर मौजूद है, तो यही वाले सारे स्टेप्स आपने सैनिटाइजर के साथ करने हैं, और ये आप 20 से 25 सेकेंड्स के साथ तक कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये सेम वाली चीज आएगी। सैनिटाइजर खरीदते वक्त ये ध्यान रखें कि उसमें कम से कम 70% अल्कोहल हो, है, क्योंकि WHO ये कह रहा है कि जो आपका सैनिटाइजर हो वो तभी काम करेगा अच्छी तरह जब उसके अंदर 70% अल्कोहल हो। तो जो भी आप सैनिटाइजर खरीद रहे हैं, मेक श्योर कि उसके ऊपर ये वाली ये उस पर लिखा कितना अल्कोहल है, ठीक है। और सैनिटाइजर सिर्फ प्लीज हाथों के लिए है, इनसे कोई मुंह हाथ नहीं धोना है, सिर्फ हाथ इससे साफ करने हैं। और अगर आप चाहें तो सैनिटाइजर से या अल्कोहल स्वॉब से जो है आप अपने सेल फोन भी साफ कर सकते हैं, क्योंकि सेल फोन भी एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग साफ कर रहे होते हैं, तो उससे आप अपना सेल फोन को भी वाइप डाउन कर सकते हैं। फिर आप जो मास्क का बोला गया है, मेरे पास एक रेगुलर इस वक्त मास्क मौजूद है, रेगुलर मास्क या सर्जिकल मास्क जो है इसे कहते हैं, ठीक है। ये इसके साथ ये 2 स्ट्रिंग्स होती हैं, और आगे से ये ग्रीन है, पीछे से ये व्हाइट है। कोशिश करना है कि जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो अंदर आएगा और ग्रीन वाला हिस्सा बाहर आएगा। ये जो फेसबुक के ऊपर अजीब से मैसेज चल रहे होते हैं कि इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, ऐसे भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रीन वाला पार्ट बाहर होगा, व्हाइट वाला पार्ट अंदर होगा। और अगर आप इसके एज को टच करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा मेटल होता है, तो इसको एक दफा नाक पे पहनते वक्त आपको अपनी नाक के ऊपर इस एज को फिक्स कर लेना है, ठीक है। और फिर पूरी नाक और पूरा मुंह और ये चिन तक इसको कवर करना है। ऐसा नहीं कि आपकी नाक यहाँ से दिख रही है या इसको बहुत ज्यादा मुंह के ऊपर से भी ऊपर कर लिया, नहीं, इसका फिर कोई फायदा नहीं है। आपको इसको पूरा नोज पे कवर करना है और फिर ये कानों के पीछे आ जाएगा। अब जब इसके उतारने का अमल होगा, अब इसको उतारते वक्त इसको सामने से हाथ नहीं लगाना है, उतारते वक्त आपको यही कान के पीछे से निकालना है और फिर आप इसको ऐसे उतार लेंगे। अब दूसरी चीज ये है, ये आप कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि ये गीला हो गया, खराब नहीं हो जाता या इसकी शेप खराब नहीं हो जाती, तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करके 1 से 2 दिन से ज्यादा इसको इस्तेमाल ना करें। मगर और इसको रखना कहाँ पे, ये नहीं कि फिर इसका गोला बना के फिर जेब में रख लिया, ऐसे भी नहीं करना है। इसको आप कोशिश करके किसी पेपर के बैग के अंदर आप रखें, ठीक है। और फिर जब आप इसके फेंकने का टाइम आए तो प्लीज कोशिश करके इसको सही जगह पर फिर फेंकें, और ये ना करें कि फिर ये सड़कों पे फिर हमें पड़ावा मिले। फिर मैं देख रही हूँ कि लोग अक्सर सुपरमार्केट्स वगैरह में जाते हैं तो ग्लव्स पहन के चले जा रहे हैं। इसका भी जो है कोई खास फायदा नहीं देखा गया, इनफैक्ट नुकसान ही देखा गया, क्योंकि ग्लव्स पहन के आदमी हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहा होता और फिर कुछ ज्यादा ही चीजों को फिर वो लोग हाथ लगा रहे होते हैं और फिर इस तरह वायरस भी ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ग्लव्स कोशिश करके इस्तेमाल ना करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज्यादा रखें। कोशिश तो यही करनी है कि घर के अंदर ज्यादा रहें। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर का सौदा सामान लेने के लिए जाना भी है तो कोई एक बंदा मुख्तसर कर दें कि भाई यही बंदा जाएगा सिर्फ बाहर सामान लेने के लिए, और अगर वो जाता भी है तो सेम वाली चीजें के लोगों से जरा फासला रखे, अपना मास्क पहने। अगर फॉर एग्जाम्पल जो है अगर जैसे घर में है और मास्क नहीं पहना हुआ, खांसी और नजला भी आता है, तो खांसते वक्त भी आपको इस तरह अपनी कोनी अपने मुंह के करीब लानी है और कोनी के अंदर खांसना है। अगर आप ये नहीं कर सकते, टिश्यू है आपके पास, टिश्यू में खांसें, मगर टिश्यू पे ठीक से उसको कूड़ेदान में फेंकें, छींकें तो टिश्यू पे छींकें, उसको कूड़ेदान में फेंकें, ठीक है। और ये वाली जो सिंपल चीजें हैं। अब और यही वाली इसके अलावा कोई और बहुत बहुत कोई मुश्किल जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए। ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, और ये कि मजीद अगर आप कुछ इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो प्लीज क्वेश्चंस वाले ये कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भेज दें और होपफुली हम उन सवालों का भी फिर आपको जवाब दे देंगे। तो इन शॉर्ट हमें अपने हाथ धोने हैं, हमें लोगों से डिस्टेंस रखना है, ऐसी जगहों से जाने से गुरेज करना है जहाँ पे ज्यादा लोग करीब करीब खड़े हुए हों। इसके अलावा हमें मास्क पहनना है। मैं यही सोच रहा था कि सर्जिकल मास्क आजकल काफी महंगे हो गए। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियों ने अब तो बनाना शुरू कर दिए माशाल्लाह से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देके। लेकिन ये है कि हम लोग कपड़े के मास्क भी बना सकते हैं। कपड़े के मास्क का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उसको धो सकते हो, धो के वापस इस्तेमाल कर सकते हो, और उससे गंद नहीं बनेगा, उससे कचरा नहीं बनेगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सड़कों पे आता है।
तो कपड़े का मास्क इज इक्वली इफेक्टिव, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमें स्प्रेड को रोकना है, तो उससे ये होगा कि आपके मास्क जो है आपको प्रोटेक्शन देगा। और हद्दुल इम्कान कोशिश करें घर पे रहें और अवॉइड करें घर से निकलना। जी सुमैया नाज क्या कहती हैं? सॉरी, एक चीज उसमें ऐड कर दूं जी, WHO ने कहा है कि अब आप कपड़े के मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लीज ये जो मैं रीएम्फसाइज करना चाह रही थी कि उन कपड़े के मास्क की 3 तय होनी चाहिए है, ठीक है, 3 तय वाला कपड़े का मास्क, यानी कि वो सिंगल वाला नहीं इस्तेमाल होगा, वो 3 तय वाला होगा। तो अगर आप कपड़े का मास्क लेकर आ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि उसमें 3 तय हों। और बहुत आसानी से इंटरनेट का अवेलेबल है तरीके बनाने के उसको, और बहुत आसानी से बन जाता है, और बहुत सारे लोग अभी दुनिया में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आई थिंक ये पाकिस्तान में भी ट्रेंड चलना चाहिए ताकि उसकी रीयूज हो सके और कचरा कम से कम बन सके और उसकी वापस कॉस्ट जो है वो कम हो सके, क्योंकि आई हैव हर्ड बहुत महंगा हो गया आजकल। अच्छा, ये तो हो गई इससे बचने की तदाबीर। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या हम बाहर जाना बिल्कुल छोड़ दें? क्या सोशल आइसोलेशन में रहें? लोग जो है वो बेजार आ गए हैं। मेरे अपने रिश्तेदार वो बार-बार कह रहे हैं कि हम तो अब तंग आ गए हैं, घर में नहीं मज़ीद रहा जा रहा, बाहर निकलें। और अगर किसी को बाहर जाना ही है, तो वो कैसे तैयारी करके बाहर निकले? परहैप्स हम नेहा को भी मौका दें इन क्वेश्चंस के जवाब देने का। नेहा, वुड यू लाइक टू टेक दिस? श्योर। अस्सलाम वालेकुम और गुलरेज, थैंक यू फॉर इस प्लेटफॉर्म के लिए जिसमें हम डॉक्टर सुमैया और मुझे मौका मिला है कि हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता सकें। बाहर जाने का जहाँ तक सवाल है तो बिल्कुल जिस तरह के प्रिकॉशंस बताए हैं अभी कि आप मास्क पहन के जाएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 1 मीटर से 2 मीटर का फासला रखें। बाकी ये कि जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है या गैदरिंग्स को अभी इस वक्त अवॉइड करें। इस वक्त एक वबा फैली हुई है, इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करें। अगर आपकी इमरजेंसी है, आप बिल्कुल बाहर जाइए। आपके फैमिली मेम्बर कोई सिक हैं, बीमार हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, बिल्कुल जाइए। खाना ख़रीदने बाहर जाना होता है, लोगों की जॉब्स हैं इस वक्त, आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, बाहर आप उसके बगैर आप रह नहीं सकते। लेकिन हाँ, एहतियात के साथ, आपकी ज़िम्मेदारी है एहतियात करना, ताकि ये फैले नहीं। जिस स्पीड से ये इस वक्त फैल रहा है पाकिस्तान में, ख़तरनाक हद तक परेशानी वाली बात है। तो ठीक है, तो घर से निकला जा सकता है एज लॉन्ग एज जो है वो आप वही 4 चीजें जो हम बार-बार मेंशन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग 1 से 2 मीटर की, मास्क पहने, हाथ धोते रहें और अपने इर्द-गिर्द का ख्याल रखें। मेक श्योर करें कि आप जो है वो फासले पे खड़े हुए लोगों से। जी। ठीक है, तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप पता नहीं अब मीडिया फॉलो कर रही है नहीं कर रही, लेकिन हर जगह सोशल मीडिया पे यही न्यूज़ चल रही है कि हॉस्पिटल मत जाएं। हमारे मौलाना हजरात कह रहे हैं कि हॉस्पिटल मत जाएं, वहां पे वो डॉक्टर जो हैं वो पेशेंटों को मार रहे हैं और हर पेशेंट जो है वो कोविड का पेशेंट सस्पेक्ट किया जा रहा है। क्या वजह है? क्यों इसका इतना क्लिनिकल सस्पिशन हाई है कोविड का कि डॉक्टर्स को सस्पेक्ट करना पड़ा है और हर पेशेंट को आइसोलेशन में डालना पड़ा है? देखिए, जैसे सुमैया ने अभी उनके सिम्टम्स बताए थे इस बीमारी के, जिसमें हर चीज़ इंक्लूडेड है ऑलमोस्ट। आप देखें, सांस, जो सेंस ऑफ स्मेल है वो गायब हो जाता है अचानक से, खांसी है, डायरिया हो रहा है, चेस्ट पेन हो सकता है। जब इस तरह के सिम्टम्स होंगे तो आप, और एक वबा फैली हुई है जिसमें काफ़ी लोग इन सब सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको सस्पिशन हाई हो जाती है। यानी कि अगर मुझे अचानक दिल में दर्द शुरू होता है और मैं हॉस्पिटल जाती हूँ इस वजह से, तो डॉक्टर पहले, ठीक है, अगर मेरी कोई कार्डियक हिस्ट्री नहीं है, मुझे कोई दिल की बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं कि पहले हम कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दिमाग से लेके आपके टोज यानी कि आपके पाँव की उंगलियों तक इन्वॉल्व हैं इस डिज़ीज़ में। डिज़ीज़ स्पेक्ट्रम बहुत वेरिड है। तो अगर इस वक्त एक, जैसे कहेंगे, एक हाथी कमरे में बैठा हुआ है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको जो है उसी को पहले एड्रेस करना है, क्योंकि अगर मेरा दिल के दर्द में कोरोना का टेस्ट नहीं करते और फ़र्ज़ करें मुझे कार्डियक कैथ लैब ले जाते हैं
या मुझे टेस्ट करने के लिए कि मेरा वाकई चेस्ट पेन जो है वो कार्डियक दिल का है, दिल की बीमारी की वजह से हो रहा है, तो मैं फिर अगर कोरोना पॉजिटिव हूँ तो मैं उन जितने भी स्टाफ मेंबर्स इन्वॉल्व हैं वो सब एक्सपोज होंगे। मेरी फैमिली को नहीं पता कि मैं कोरोना उनको एक्सपोज कर चुकी हूँ सिर्फ एक दिल की दर्द की वजह से। तो क्योंकि इस वक्त हर चीज़ और ये नया, जैसा कि आप लोग कह चुके हैं कि ये एक नया वायरस है, हम रोज़ाना इसके बारे में एक नई चीज़ सीख रहे हैं। तो जब कंफ्यूजन से लेके अचानक आपके पेट में दर्द हो रहा है या आपको सीजर्स हो रहे हैं, आपको सांस नहीं आ रही, जब ये सारी अलामात आ रही हैं तो आप नहीं कह सकते कि ये कुछ और भी हो सकता है। इस वक्त एक वबा है जिस तेज़ी से ये फैल रहा है, हमें सस्पेक्ट करना पड़ता है, हमें इस पे गौर करना पड़ता है कि पहले इसको चेक कर लें कि ये कोरोना तो नहीं है। इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं, हर चीज़ को ही कोरोना के ब्रैकेट में डाल के हम लोग, जी ऐसा नहीं है। ये बाकी हर चीज़ इसमें अफेक्ट हो रही होती है। तो सिर्फ जैसे कि आप लोग इतनी देर से समझा रहे हैं कि प्रिवेंशन, हमें एहतियात करनी है, उसको रोकना है, तो उसके रोकने के लिए वो टेस्ट किया जाता है ताकि आपको फिर मुनासिब वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए अगर ज़रूरत पड़े, या फिर आपको घर भेज के आइसोलेशन में आपको बताया जाए कि भाई आप क्वारंटीन कर लीजिए। सही है। तो ये एक क्लिनिकल सस्पेशन है क्योंकि इसके सिम्टम्स इतने वेरिएबल हैं। ये आपके दिमाग को भी असर कर रहा है, ये आपके शरियानों को भी अफेक्ट कर रहा है, ये आपको हार्ट अटैक भी करा रहा है, ये निमोनिया भी करा रहा है, ये डायरिया भी करा रहा है, ये स्किन की इन्फेक्शन भी करा रहा है, ये हर तरह की इन्फेक्शन जो हम सोच सकते हैं वो करा रहा है। ये एक इसी वजह से जो है वो डॉक्टर को जो है वो सस्पेक्ट करना पड़ता है और हर किसी को पहले कोविड के खाते में डाला जा रहा है। तो इट डज मेक सेंस। आई होप हमारी पब्लिक को भी समझ आए। चले नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरियां सुनी है मैंने माशाल्लाह से। व्हाट्सएप के ऊपर अब तो पूरी दुनिया सिमट के आ गई है और पाकिस्तान में जो होता है वो 8000 मील हमें दूर अमेरिका में भी पता चलता रहता है। क्या WHO सच में डॉक्टर को 3 से $3,500 दे रहा है पर डेड बॉडी फॉर कोविड पेशेंट? नहीं, इसमें कोई भी वैलिडिटी नहीं है इस बात में। मैंने तो 39,000 भी सुना है कि $39,000 मिल रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई मैं ऐसी तो बात सच में यही सोच रहा था, मुझे तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है यहाँ पे, हमें शायद वापस चले जाना चाहिए, इसमें तो हमारा नुकसान हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। अमेरिका में जैसे आपको पता है कि 1 लाख से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, तो हम तो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हमें ऐसा सच कोई नहीं मिला है, ना पाकिस्तान में ऐसा कुछ है। बल्कि साइंटिफिकली स्पीकिंग जिन बॉडीज़ की ऑटोप्सी हुई है, जो पेशेंट्स कोरोना की वजह से जिनकी डेथ हुई है कोविड की वजह से, उनकी ऑटोप्सी में हार्ट, किडनीज, ब्रेन, उनकी शरियानें, ये सब इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई ऑर्गन जो है आपका यूज़ मतलब सीज कर उसको ले लिया जाएगा और उसको बेचा जाएगा, क्योंकि तकरीबन सारे ये ब्लड के थ्रू हर जगह जा रहा होता है। तो वो कोई फ़ायदेमंद, जब आप बॉडी की डेथ हो जाती है तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता। और आपको और हमें, बल्कि सभी को पता होता है कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए या कोई गलत काम के लिए हो रहा होता है तो उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको फ़ौरन ऑर्गन्स निकालने होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जहाँ तक मुझे पता चला है बॉडीज़ दी जा रही हैं फैमिलीज़ को जिनके यहाँ डेथ हुई है कोरोना से। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि डॉक्टर्स को पैसे मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज़ ही अफेक्टेड हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास प्रॉपर जो है वो इक्विपमेंट नहीं है, मास्क नहीं है, गाउन्स नहीं है, ग्लव्स नहीं है। तो वो जब कोविड के वार्ड में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, वो घर लेके जाते हैं, उनके बूढ़े वालिदैन जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं इस वक्त। तो अगर पैसे मिल रहे होते तो क्या अपने वालिदैन या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए तो कोई नहीं देगा। इस बात में कोई सदाकत नहीं है। हाँ नहीं, मैं तो यहाँ तक के सुना है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको तो पिछले 2-3 महीनों से तनख्वाहें भी नहीं मिली, ना हाउस ऑफिसर्स को पिछले 4-5 महीनों से तनख्वाहें मिली हैं, और बेचारे फिर भी रोज आके अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं और इन पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं। तभी मैंने अपनी स्टार्टिंग में भी कहा था कि डॉक्टर का फर्ज है खिदमत करना, लेकिन हमारा फर्ज है एहतराम करना, ताकि ये कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सके। क्योंकि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं पेशेंट केयर में और एक अच्छी केयर दे सकते हैं टू द पेशेंट। एंड आई थिंक हमें हमारी पॉपुलेशन को, हमारी जनरल पब्लिक को समझना चाहिए कि दे शुड रिस्पेक्ट द डॉक्टर एज वेल। वो बहुत टफ सिचुएशन में भी काम कर रहे हैं विद वेरी वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज,
और बहुत से लोग तो अभी डोनेशन की बेसिस पे उनको प्रोटेक्टिव गियर मिल रहा है, और गवर्नमेंट्स और हॉस्पिटल्स उनको कुछ भी नहीं दे रहे, ना उनको तनख्वाह तक नहीं दे रहे, और वो लोग अपनी जेब से सामान खरीद खरीद के आप लोगों का इलाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। खैर आइए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कैसे खत्म होगा, मतलब व्हाट इज द एंड गेम टू दिस, और क्या वैक्सीन ही इसका सोल्यूशन है? क्या हम जो बिल गेट्स बेचारा हु हैज जिसने अपनी अच्छी खासी जिंदगी भर की कमाई एक चैरिटी वर्क में लगाई है, क्या वो बेचारा हमें चिपे लगाने में मसरूफ है? नहीं देखें, ये वाली थ्योरी भी मैंने सुनी है कि जिसमें मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा और उसमें चिप्स लगाई जाएंगी। उनको लगानी होंगी तो आम पाकिस्तानी को लगाने की क्या ज़रूरत है? उनको क्या हमारी मूवमेंट डिटेक्ट करेंगे? ये इस थ्योरी में भी कोई सदाकत नहीं है। वैक्सीन का इस वक्त ट्रायल चल रहे हैं, और वो भी अमेरिका और एक दो और यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ट्रायल नहीं चल रहा है इस वक्त वैक्सीन का। पहला जो इनका ट्रायल, 2-3 ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन जो एक पहला जो शायद जुलाई में इनका फेज़ 3 का ट्रायल आएगा, उसमें तकरीबन 30 से 50,000 लोग हैं, 30,000 लोग जो कि वॉलंटियर सब्जेक्ट्स होंगे। तो उसमें पाकिस्तानी कोई भी नहीं है कि हम अपनी आवाम को ये समझाएं कि वहाँ पे शायद टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। जब वैक्सीन तैयार होगा उस वक्त भी कोई गारंटी नहीं है कि वो वैक्सीन इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं। वैक्सीन टेस्ट करने और उनको चेक करने में कई साल लग जाते हैं। जिस तरह हम बच्चों की वैक्सीनेशन कराते हैं ताकि उनको चिकन पॉक्स नहीं हो, उनको हेपेटाइटिस नहीं हो, उसी तरह ये वैक्सीन भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आएगा कि जो है आपकी बॉडी जो है वो इस वायरस को देख लेगी। वो वायरस आपको अटैक नहीं कर सकेगा, लेकिन आपकी बॉडी उसके खिलाफ फाइटर सेल्स बना लेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी। वैक्सीन का पर्पस ये होता है। बाकी जहाँ तक ये बात है कि ये ख़त्म कब होगा, तो पिछली जो हम लोगों की हिस्ट्री रही है इंसानों की, उसमें स्पेनिश फ्लू था, प्लेग था, वो तकरीबन 1-2-3 साल तक चलता है, जब तक कि वो बिल्कुल डाई आउट नहीं हो जाता, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये अभी हम ये भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, क्योंकि एक नया वायरस है और हम सीख ही रहे हैं। हम ये भी नहीं बता सकते कि क्या दिसंबर तक एक नई वेव आएगी, क्या वायरस म्यूटेट कर जाएगा और उस वक्त हमें जो ऑलरेडी जैसे कि जिनको इन्फेक्शन हो चुकी है और वो रिकवर कर चुके हैं, क्या उनकी इम्यूनिटी उस वक्त वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, क्या उनको दोबारा इन्फेक्शन हो सकती है या नहीं, अभी इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वैक्सीन विल बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू दिस। वैक्सीन जो है वो अल्टीमेट आंसर होगा इसका, लेकिन there is a small possibility that the infection can mutate and die on its own as well. तो ये दो पॉसिबल एंड्स हैं, वरना तीसरा एंड ये भी हो सकता है कि आवाम समझदार हो जाए और इन्फेक्शन को उसकी जड़ पे ही रोक दे और फैलने से रोक दे। लेकिन आई हाईली डाउट कि आवाम इतनी समझदार होगी एट एनी गिवन पॉइंट कि उसके फैलाव से रोक सकें। डायर सिचुएशन है पाकिस्तान में, बहुत वरीसम है। this brings me to the other part of the conversation कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, जब तक कि हमारे पास मिस्टर बिल गेट्स जो है वो वैक्सीन नहीं बना के देते। क्या चीजें स्टडी हुई हैं? देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन अराउंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन जो कि एजोमैक्स के नाम से आती है, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, कन्वल्सेंट प्लाज्मा ट्रीटमेंट। तो क्या आप हमें इसके ट्रीटमेंट पैराडाइम के बारे में कुछ बता सकती हैं कि इसका ट्रीटमेंट पैराडाइम कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्या चीज इफेक्टिव है, क्या चीज इफेक्टिव नहीं है, और ये किन पेशेंट्स के लिए इवन रेलेवेंट है? क्या हर किसी को एजिथ्रोमाइसिन लेनी चाहिए अगर वो कोविड-19 से डायग्नोस हो जाता है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम सवाल है, स्पेशली क्योंकि जैसे डॉक्टर सुमैया ने बताया, इस वक्त कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो कि आपको 100% गारंटी दे कि उसने इस वायरस को मार दिया है। ऐसी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये वायरस नया है, ये वबा नहीं है। हम ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स कहलाते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ दवाओं को टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके ब्लड प्रेशर की अगर आपको बीमारी है, तो हम जो दवाएं आप ब्लड प्रेशर के लिए लेते हैं वो कई सालों अंडर टेस्ट रही हैं, लोगों पे टेस्ट हुई हैं। जब पता चल गया कि जी ये ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, बेहतर बनाती हैं, तो वो जो है मार्केट में आ जाती हैं। इसी तरह कोरोना वायरस का, कोविड का भी जो है वो
इस ट्रायल्स चल रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कौन सी मेडिकेशंस इफेक्टिव हैं, कौन सी नहीं हैं। इसमें ये है कि एजिथ्रोमाइसिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली। ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि गला ख़राब हुआ ऑगमेंटिन ले लें, थोड़ी सी खांसी हुई एजिथ्रोमाइसिन ले लें। इसी वजह से हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स इतनी असरअंदाज नहीं होती हैं, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं वो स्मार्ट हो जाते हैं और वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो म्यूटेट कर लेते हैं। उनको समझ आ जाता है कि ये एंटीबायोटिक ले रहे हैं, मुझे तो इसके ख़िलाफ़ लड़ना आता है। तो इसी तरह जैसे कि कोरोना डिजीज़ है, कोविड डिजीज़ है, इसको हम डिवाइड करते हैं कि माइल्ड केस है यानी हल्की फुल्की बीमारी है, मॉडरेट है यानी कि थोड़ी ज़्यादा है, इतनी कि आपकी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, आपको आपसे सांस नहीं ली जा रही और आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, और तीसरा ये है कि बहुत सीवियर डिजीज़ है यानी कि इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है वो इन्फेक्शन हो गई है आपको और आप आईसीयू में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। माइल्ड डिजीज़ यानी कि हल्की फुल्की बीमारी जिसमें आपको सांस की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपको हल्का फुल्का बुखार है, खांसी है और आपको बताया गया है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप घर में जो है वो क्वारंटीन करें, उसमें आपको किसी किस्म की एंटीबायोटिक या किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब अगर खुदा न खास्ता आपको सांस की दिक्कत हो रही है या आपके दिल पे असर हो रहा है और आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो उस वक्त डॉक्टर आपका डिसाइड करता है कि वो 2 या 3 ट्रीटमेंट्स हैं, वो आपको स्टार्ट करे या नहीं करे। उन पे मैं भी आती हूँ। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुरू में बहुत स्टडीज़ भी आई थी चाइना से, अमेरिका में, कि हर दूसरा बंदा जो है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन स्टार्ट कर रहा था। लेकिन अभी तक जितना भी लिटरेचर आया है, जितनी भी स्टडीज़ आई हैं, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, उसमें इसका कोई बेनिफिट नहीं है। उल्टा इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। जैसे कि आपका दिल के 2 पार्ट्स होते हैं, ऊपर और नीचे, जो पंप कर रहा होता है, उसके बीच में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा होता है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उस सिग्नल को रोक रही होती है। तो आपका जो है दिल काम करना बंद भी कर सकता है, उसके सिग्नल ख़राब भी हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको देखना होता है कि आप बेनिफिट, आपको फ़ायदा हो रहा है उस दवा से या आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इस दवा से नुकसान ज़्यादा हो रहा है, लिहाजा इस वक्त ये दवा रिकमेंडेड नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन का जहाँ तक ताल्लुक है, वो भी आपके डॉक्टर को स्टार्ट करनी चाहिए, आपको खुद से नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ होती है, वायरसेस के ख़िलाफ़ नहीं काम करती। वायरस, कोरोना जो है ये एक वायरस है, कोविड जो डिजीज़ है। अगर लंग्स में आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो आपका डॉक्टर इसको एक दूसरे पर्पस के लिए स्टार्ट कर सकता है। वो होता है कि जैसे आपके फेफड़ों में सूजन आ जाए इन्फेक्शन की वजह से, उसको कम करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन वायरस को मारने के लिए काम नहीं है इसका कोई। एंटी इन्फ्लेमेटोरी इफेक्ट्स हैं इसके, बेसिकली हर चीज़ को कॉम डाउन करने के लिए लंग्स में। लेकिन हमारे यहाँ एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जिसमें बहुत ही रेजिस्टेंट टाइप का टाइफॉइड है, XDR टाइफॉइड, और एजिथ्रोमाइसिन हम उन 2 एंटीबायोटिक्स में से एक है जो हम यूज़ कर सकते हैं टाइफॉइड के ख़िलाफ़। अगर इस वक्त हम बग़ैर डॉक्टर से कंसल्ट किए और हर दूसरा बंदा जो है वो एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट करेगा, तो इस समर तक, इस गर्मियों की जो छुट्टियाँ होंगी और टाइफॉइड जब फैलता है, तो हमारे पास ये दवा भी ख़त्म हो जाएगी, हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि एजिथ्रोमाइसिन बिल्कुल भी खुद से स्टार्ट ना करें जब तक कि आप खुदा न खास्ता अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपका डॉक्टर स्टार्ट करेगा। दूसरा ये है कि जो आपने दूसरे ड्रग्स मेंशन किए हैं, रेमडेसिविर एक एंटीवायरल है, वो वायरस के ख़िलाफ़ काम करता है, और उसमें जो अभी तक स्टडीज़ आई हैं और ऑन गोइंग स्टडीज़ हैं, यानी कि अब क्लिनिकल ट्रायल्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स लेते जा रहे हैं ये देखने के लिए कि रेमडेसिविर जो है वो फ़ायदा कर रही है या नहीं। अभी तक कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखा गया है, कुछ परसेंटेज का फ़र्क है जिन लोगों को रेमडेसिविर मिली है और जिनको नहीं मिली। अभी जैसे कि 11 दिन रिकवरी में लगे हैं जिनको मिली है, कंपेयर टू 15 दिन जिनको नहीं मिली हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में। एक महंगा ड्रग है ये एक महंगी दवा है। इसको यूजुअली जो है वो उस वक्त स्टार्ट करते हैं जब पेशेंट की हालत हॉस्पिटल में ख़राब होना शुरू होती है। अगर आप आखिर में यूज़ करते हैं, खुदा न खास्ता पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे है और काफ़ी दिन से वेंटिलेटर पे है, फिर इस दवा का अभी तक कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है।
एक और आपने कहा था टोसिलिजुमैब, उसकी हमें ये जानना ज़रूरी है कि टोसिलिजुमैब एक ऐसी दवा है जो कि जब ये कोरोना वायरस जो है हमें इन्फेक्ट करता है तो कुछ लोगों में, जैसे कि डॉक्टर सुमैया ने बताया, कुछ लोगों में बहुत शदीद इन्फेक्शन कर देता है। जैसे कि जो उम्र में बड़े हों, जिनको दिल की बीमारी हो या फेफड़ों की बीमारी हो, तो उसमें एक फेज आता है, एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी बॉडी इस वायरस को हैंडल नहीं कर पाती और आपके जितने भी फाइटिंग सेल्स हैं, जो लड़ने वाले सेल्स हैं, वो एक तरह से एक स्टॉर्म क्रिएट कर देते हैं। उसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहलाया जाता है। तो उस वक्त जो है ये मेडिसिन यूज़ होती है, टोसिलिजुमैब। उसके अलावा आगे या पीछे कोई, जैसे कि अगर आप घर पे हैं या आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन आपको ज़रूरत पड़ रही है, उस वक्त ये इस ड्रग की कोई रोल नहीं है आपकी ट्रीटमेंट में। ये भी आपका डॉक्टर डिसाइड करता है, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कि आपके चेस्ट एक्सरे पे या आपका एक्सरे हो रहा है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी के टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं, उनको देख के ये डिसीजन दिया जाता है कि टोसिलिजुमैब दी जाए या ना दी जाए। लास्टली जो है और ये प्लाज्मा रह गया। जी, प्लाज्मा इस वक्त इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि प्लाज्मा एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट है, यानी कि बहुत, अगर जो बाकी दोनों ड्रग्स मैंने उनके बारे में बात की है, अगर उनसे प्राइस कंपेयर की जाए तो वो भी बहुत कम है। दूसरा ये कि प्लाज्मा की थ्योरी, ये आपको मैं इस तरह समझाऊं, अगर मुझे कोरोना वायरस हुआ है और मैं रिकवर कर जाती हूँ, तो मेरे अंदर जो फाइटर सेल्स बने हैं, जो एंटीबॉडीज बनी हैं, वो अगर फर्ज करें आपको होता है और आप शदीद बीमार हैं, तो मेरा ब्लड लेके, प्लाज्मा उसका एक हिस्सा होता है ब्लड का, वो आपको दिया जाए, जिसमें मेरे फाइटर सेल्स हैं, वो जाके आपकी बॉडी में उस कोरोना वायरस से फाइट करेंगे और आपको रिकवरी की तरफ लेके आएंगे। कॉन्सेप्ट ये है। तो मेरा प्लाज्मा लिया जाएगा, मेरे फाइटर सेल्स उसमें होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी उस वक्त इन्फेक्शन के जोर के तहत वो फाइटर सेल्स नहीं बना पा रही है। प्लाज्मा में ये है कि अभी तक जो स्टडीज़ हैं उनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए। अभी तक जो स्टडीज़ हैं वो बाकी जो मैंने दूसरी मेडिसिन बताई हैं उन्हीं की तरह हैं। बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं। लेकिन क्योंकि ये, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये वायरस नया है, ये वबा नहीं है, तो हम सीख रहे हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान में, जहाँ तक मुझे पता है, NIBD, डॉक्टर ताहिर शमसी की मैंने एक वीडियो देखी थी, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मुख्तलिफ सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ पे अगर आप रिकवर हुए हैं, आपका PCR पॉजिटिव था कोरोना का और आप उसको आप रिकवर हो चुके हैं, 14 दिन आपके हो चुके हैं, तो फिर आप जाके उन सेंटर्स पे अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं ताकि ये किसी और के काम आ जाए। बाकी ये है कि आप जब आप डोनेट करते हैं तो आपका एक फ्री चेकअप भी होता है, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, वो मेक श्योर करते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर है, किसी को हिस्ट्री है कैंसर की, पहले रहा हो, वो लोग नहीं डोनेट कर सकते। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि हम एक ख़तरनाक हद तक बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसी तरह हम बहुत ज़्यादा रिकवर्ड केसेस भी देख रहे हैं, यानी बहुत से लोग हैं जिनको पॉजिटिव आए हैं और वो रिकवर हो चुके हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि वो जाके रजिस्टर करें और अपना प्लाज्मा डोनेट करें। तो इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन का करंटली हमारे पास कोई लिटरेचर नहीं है टू सपोर्ट कि इसका कोई बेनिफिट है, और हमें रिस्क ज्यादा दिख रहे हैं। मैंने देखा था 2 स्टडीज एटलीस्ट आई थी, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक को तो ऑलरेडी रिट्रैक्ट कर लिया गया है कि उसकी सोर्स नहीं हमें पता चली कि कहाँ से वो डेटा आया था। लेकिन VA की एक स्टडी थी जो कि बॉस्टन से आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि QT प्रोलॉन्ग हार्ट रिदम जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है जब हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन मिला के देते हैं। इसके अलावा रेमडेसिविर की जो NIH जो कि US का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि मल्टीपल स्टडीज को स्पॉन्सर करता है, उन्होंने टाइम टू रिकवरी रिड्यूस कर दिया है, हॉस्पिटलाइजेशन डे ऑफ मतलब हॉस्पिटल में रहने का टाइम कम कर दिया है, लेकिन जो लोग सीरियस थे उनकी रिकवरी में कोई रोल नहीं प्ले किया, जो मोर्टेलिटी पे कोई बेनिफिट नहीं था। किसी की अगर अमवात होनी थी तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, और ये अभी प्रीलिम स्टडी है, ये अभी स्टडी चल रही है, उसमें और एनरोलमेंट चल रही है अभी। और जबकि टोसिलिजुमैब की जो स्टोरी है वो काफी लिमिटेड है, अभी बहुत छोटी छोटी 2 स्टडीज हैं, चाइना से ही आई हैं, तो उनको हम अभी
यूज कर रहे हैं. I have heard a lot of positive things coming out of it in certain patients. लेकिन unfortunately हम मफरूजों पे नहीं बात करते, हम पब्लिश स्टडी के ऊपर बात करते हैं जो कि पब्लिश हो, जिसको हम रेप्लिकेट कर सकें, जिसको हम डिस्कस कर सकें और उसकी बेसिस पे हम रिकमेंडेशंस देते हैं. करंटली प्लाज्मा ही हमारा मेन स्टे है जिसपे हम एम्फेसिस कर रहे हैं. उसका भी रिसेंटली जैमा में एक छोटी स्टडी आई थी चाइना से थी. आई एम नॉट नहीं आई माइट बी कंफ्यूजिंग, लेकिन इटली या चाइना में से कहीं सी जगह से आई है जिसने डिड नॉट शो एनी मोर्टेलिटी बेनिफिट्स अनफॉर्चुनेटली उस छोटी सी स्टडी में भी. पर वी आर स्टिल ट्राइंग. एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसी से सवाल आया है. हेपेटाइटिस ई हुआ था एक पेशेंट को 2.5 साल पहले. कैन दे डोनेट प्लाज्मा इफ दे कॉन्ट्रैक्ट द वायरस एंड रिकवर फ्रॉम इट? देखिए हेपेटाइटिस ई जो है वो उसी वक्त इन्फेक्शन कॉज करता है और फिर आप रिकवर कर जाते हैं. हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होते हैं. पाकिस्तान का इस NIBD का मुझे एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं पता है, लेकिन इफ़ यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट आप कर सकते हैं. अच्छा, तो एक सवाल हमारे पास यहाँ पे आया है. व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट फॉर अ कोविड पेशेंट एट होम? कोविड पेशेंट की घर पे कैसे मैनेजमेंट की जा सकती है? कौन सी दवाएं हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि केयर टेकर को क्या ख्याल रखना चाहिए ताकि उनको ना लग जाए? अच्छा, इसके लिए फिर मैं गुलरेज आपको बताती हूँ. इस इन ये सारा सेशन खत्म होने के बाद आई थिंक मेरे पास काफी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं शेयर कर सकती हूँ इस फोरम के ऊपर. बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान ने और बहुत सारे अस्पतालों ने, जिसमें से PKLI है, शौकत खाना में SIUT है, ठीक है, और ताकि वो आपको आसानी जो है उन फैमिलीज में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके जिनमें कोई कोविड का पेशेंट आया है. सही सी इनको अलग अलग में जो है काफी सेंटर्स जहाँ पे कुछ अरसे के लिए करा सकते हैं. बट लगता है उनका कनेक्शन ब्रेक हो गया. लेकिन शी ऑलरेडी टोल्ड मी दिस पार्ट. वो कह रही थी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान ने क्लियर कट गाइडलाइंस विद PKLI, SIUT. PKLI इज पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट, शौकत खानम SIUT और प्रीमियर इंस्टीट्यूट के साथ मिलके NIH की वेबसाइट पे गाइडलाइंस क्लियरली मेंशन्ड है हाउ टू मैनेज दीस पेशेंट्स एट होम. I'll try to get her back on. Unmute. जी सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. हाँ कोई बात नहीं, तो आप अपना कंटिन्यू कर लें वापस. सही. तो जस्ट टू रिकैप, अगर फॉर एग्जांपल घर में अगर मरीज को रखा गया है तो कोशिश करके हमको एक सेपरेट कमरा और एक सेपरेट बाथरूम की फैसिलिटी अगर आपके पास मौजूद है तो इनको सेपरेट रखा जाए. अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, आप उनको आइसोलेट नहीं कर सकते और आप जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मुल्क में काफी जगहों के ऊपर आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं जहाँ पे आप मरीज को जो है कुछ अरसे के लिए वहां पे आइसोलेट करके रख सकते हैं. अगर आपने घर में रखा है, अगर इस मरीज को घर में रखा है तो कोशिश करके जो है कमरा और बाथरूम इनका अलग होना चाहिए. खाना इनको अलग सर्व करवाना चाहिए. ये उस कमरे में से बाहर नहीं आएंगे. इनका घर के बाकी लोगों से इंटरेक्शन
डॉक्टर सुमैया, आपको शायद वापस कनेक्ट करना पड़े, आपकी जो है वो आवाज बहुत कट रही है। आई गेस उनका प्रॉब्ली कनेक्शन दोबारा कट गया। We'll wait for her to join us again. लेकिन the point that she was raising is कि उनका खाना अलग कर देना चाहिए, they should be isolated in a room. वो वापस आ गई हैं, let's unmute her again and see if it works this time. तो डॉक्टर सुमैया, as you were at the point कि हमें उनका खाना अलग कर देना चाहिए, बाथरूम अलग कर देना चाहिए, उनका कमरा हमें अलग कर देना चाहिए, उनसे इंटरेक्शन लिमिटेड कर देना चाहिए। जी, उनसे इंटरेक्शन कम से कम रखें, और ये कि मास्क का फिर इस्तेमाल यहाँ पे घर में तकरीबन सबको करना बहुत जरूरी होगा अगर फॉर एग्जांपल इनसे इंटरेक्शन अगर होता है। और जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है डिसइंफेक्शन। और डिसइंफेक्शन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि ये कोरोना वायरस जो है सांस के रूट से फैलता है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई खांसता है, कोई छींकता है, और ये वाले जरासीम फिर हमारी नाक और मुंह के जरिए अगर हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो इससे कोरोना वायरस फैलता है। जो दूसरा तरीका है जिससे कोरोना वायरस फैल सकता है वो ये है कि अगर जरासीम कोई हाथ में छींका, उसने फिर इस हाथ से कमरे का दरवाजा खोला और वो बाहर निकल गया, और कोई दूसरा बंदा आता है और वही दरवाजा खोलता है उस नॉब को, और फिर वो हाथ जिस पर जरासीम लग गए हैं अपनी नाक में अपने मुंह में डालता है, तो उस शख्स को भी कोरोना इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इस सूरत में डिसइंफेक्शन पे बहुत जोर दिया गया है कि अगर आपके पास घर में कोई मरीज है जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, या आपके पास घर से बाहर से मुलाजिम आते हैं या कोई और आता है और वो घर में इन चीजों को हाथ लगाता है, तो डिसइंफेक्शन बहुत जरूरी है। और डिसइंफेक्शन भी किससे? सिंपल चीज, ब्लीच के साथ। ब्लीच हर घर में मौजूद होती है, नहीं है तो ब्लीच मंगवा लें, और ब्लीच को डाइल्यूट करके हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। डाइल्यूट कैसे करना है? डाइल्यूट करने का भी फॉर्मूला ऑनलाइन दिया गया है, हम भी शेयर कर लेंगे आपके साथ। डाइल्यूट करने के बाद उसी एक कपड़े के साथ फिर आप जो है, जो जैसे ये दरवाजों के नॉब हैं, लाइट के स्विच हैं, बाथरूम के नल हैं, फ्लश का जो है, ये वाले जो सारे चीजें हैं जिसको बार बार जिनको हाथ लगाया जाता है, इनकी डिसइंफेक्शन करनी बहुत जरूरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखने का है वो इस ब्लीच की जो लाइफ है वो सिर्फ 24 घंटे की है। तो अगर आप अपने घर में ब्लीच यूज करने वाले हैं तो हर 24 घंटे में आपको एक ब्लीच का नया जो है एक नया सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो ब्लीच का इस्तेमाल करें, और यही चीज फिर हम हॉस्पिटल्स के लिए भी हमने कही हुई है कि आपको कोई बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंसिव टाइप के डिसइंफेक्टेंट्स नहीं चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल की भी डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, सिंपल डिसइंफेक्टेंट्स बहुत अच्छी तरह और बहुत आराम से काम करेंगे। कोशिश ये करनी है कि इनको बार बार डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है। ये मैं एम्फेसाइज करना चाह रही थी। और ये गाइडलाइंस हर चीज की ऑनलाइन मौजूद है, NIH ने हर चीज की गाइडलाइन बना दी है, PPE की, आइसोलेशन की, खुदा ना खास्ता कोई फौत हो जाता है तो बॉडी की हैंडलिंग कैसे करनी है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। NIH की वेबसाइट का लिंक प्लीज हम शेयर कर लीजिएगा। आई थिंक उन लोगों को फिर बहुत फायदा होगा उससे। आप अभी जूम चैट की कमेंट में डाल दें तो मैं जो है ना वो सोच की उस पर डाल दूंगा, वेबसाइट पेज पे डाल दूंगा। और ब्लीच को जहां तक मुझे याद है वो 1:10 का रेशियो रखना होता है कि 1 पार्ट जो है वो ब्लीच होना चाहिए, 9 पार्ट जो है उसके अंदर वाटर होना चाहिए, और उसको फिर यूटिलाइज करना चाहिए जस्ट फॉर द लेमैन जो पढ़ने का शौकीन ना हो अभी और इंटरेस्टेड नहीं है। और ब्लीच इज द कॉमन थिंग। लेकिन मैं एक बात पे एम्फेसिस ये करूंगा कि बहुत सुनने में आ रहा है लोग अपने हाथ ब्लीच से साफ कर रहे हैं, लोग अपने चेहरे, अपना खाना जो है वो ब्लीच से साफ कर रहे हैं। खुदा के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सरफेसेस को साफ करें। और जब आप ब्लीच से किसी चीज को साफ करें तो कोशिश करें कि आप ग्लव यूज करें ताकि ये कि आपका स्किन की कोई इरिटेशन ना हो। क्योंकि ब्लीच पाकिस्तान में जब शुरू में ये आया तो मैंने देखा था कि वो उन्होंने एंटी कोरोना गेट्स बना दिए थे जिसके थ्रू वो ब्लीच स्प्रे कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। ब्लीच इज एन आई इरिटेंट, ये आईज खराब कर सकता है, ये स्किन खराब कर सकता है, ये एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है टू अ पॉइंट कि आपकी सांस में प्रॉब्लम हो सकता है।
तो बेहतर है कि उन कोरोना गेट्स को ना प्रमोट किया जाए, क्योंकि उनकी अफादियत की कोई हमारे पास क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा, चले फिर हम मूव करते हैं। एक सवाल ये आया है, व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ सीरम एंटीबॉडी टेस्ट फॉर कोविड-19? मैं इसका आंसर कर देता हूँ, क्योंकि मैं रिसेंटली हमारे पास स्टडी, मेरे हॉस्पिटल में इन्होंने स्टडी की है जिसमें उन्होंने हमारी एंटीबॉडी टेस्टिंग कराई है। देख ले, पहली बात तो ये है कि देयर आर एटलीस्ट लाइक ओवर 150, 150 के करीब किट्स अवेलेबल हैं जो कि आपका आईजीएम और आईजीजी टेस्ट कर रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूजलेस। उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उनके क्या रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट है नहीं है। कोई अराउंड 30 के करीब ऐसी किट्स हैं जो कि यूएस के एफडीए ने अप्रूव की हुई है। उसमें से आई थिंक एक रॉश की किट है और एक दो और कंपनी है जिनकी जो है वो मेजरली यूज हो रही है हर जगह। उनकी सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट 99% है, उनकी स्पेसिफिसिटी ऑलमोस्ट 97% है। ये वर्ड्स मैंने मेडिकल जार्गन है ये यूज किए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल स्टडीज हैं। लेकिन मसला हमारा भी एंटीबॉडीज के साथ ये है कि हमें ये इतना नया डिजीज है, हमें नहीं पता कि वो एंटीबॉडीज कन्फर्म करती हैं कि आपको री इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। इसी की बिना पे हम सबको यही कहते हैं कि अगर आपको कोरोना हुआ है और आपकी अगर एंटीबॉडीज पॉजिटिव भी आ गई हैं, उसका मतलब हमें ये नहीं पता कि आपको दोबारा कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी बिल्कुल नया वायरस है। हमने तो इसके अभी सिर्फ 6 मंथ्स देखे हैं, हमें तो इसकी नेचुरल हिस्ट्री भी नहीं पता कि 2 साल में ये क्या कर रहा होगा, 5 साल में क्या ये कर रहा होगा। तो एंटीबॉडी टेस्ट एक डॉक्टर से बात करके कराएं। पहली बात तो देयर इज नो रीजन टू गो टू एनी लैब, और एक मुस्तनद लैब से कराएं। मैं आपको कहूंगा कि अच्छी लैब से जाके कराएं। शौकत खाना में आगा खान है, मुझे डाव का अंदाजा नहीं है कि वो कौन सी किट यूज कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे इत्मीनान है कि इनके स्टैंडर्ड सेट हैं और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टेस्टिंग किट्स लेंगे और उनको यूज करेंगे। या आप किसी छोटी मोटी लैब के पास चले जाएं, वो क्या 50 रुपए दे दो मुझे, मैं टेस्ट कर देता हूँ। हमें उसकी किट भी नहीं पता कि वो असली है कि जाली है, वो कौन सी किट यूज कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, देयर आर लॉट ऑफ किट्स दैट आर अवेलेबल, half of them are useless. एक और क्वेश्चन आया है, what can we say about the chance of recovery or getting serious in corona patients? Dr. Uneza Bakir, would you like to take this one? Sure. देखें, ज़्यादातर जो लोग हैं अबाउट 85% जो है वो रिकवर कर लेते हैं, स्पेशली यंग पीपल जिनकी कोई और कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। उनको मोस्ट ऑफ जो ज़्यादातर होंगे उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं होंगे। किसी को थोड़ी सी गले में खराश होगी, किसी को थोड़ा सा फीवर होगा, वो रिकवर कर जाएगा। लेकिन जो कि एज 50, 60, 70 जितनी एज बढ़ती जाएगी आपका रिस्क हमने देखा है कि बढ़ता जाएगा। जिन लोगों को दिल की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है या कैंसर है या जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, वो ज़्यादातर इस मर्ज पे उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा। जहाँ तक सिवियरिटी की बात है तो यूजुअली ये देखा गया है कि अबाउट 10 to 15% ऑफ पॉपुलेशन जो है दूसरी कंट्रीज़ में देखा गया है कि वो हॉस्पिटलाइज होती है, जिसमें से 5% जो है वो आईसीयू और क्रिटिकल केयर में जाती है, जिनको आईसीयू या वेंटिलेटर चाहिए होता है। और हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो हम अगर इसको अगर एक साथ जो है वो सब जमा हो जाए और सबको एक दफ़ा में हो जाए, तो उसमें बेसिकली आप ये देख रहे होते हैं कि क्या आपका हेल्थ केयर सिस्टम इतने, अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखा जाए और उसका 2% भी लिया जाए, तो हमारे पास इतने हॉस्पिटल बेड्स नहीं हैं। इवन यूएस में हमारे पास इतने हॉस्पिटल बेड्स नहीं हैं। तो जो हम एहतियात का बार बार कहे जा रहे हैं, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप स्प्रेड आउट कर देते हैं डिजीज़। आपके जो लोग इन्फेक्ट होना शुरू होते हैं वो थोड़े थोड़े दिन पे, या उसका नंबर एक साथ जो है वो नहीं बढ़ता, क्योंकि आपके पास इतने ना वेंटिलेटर होते हैं ना हॉस्पिटल बेड्स होते हैं। तो इसलिए जो है जैसे कि मैंने कहा कि 5% जो है वो क्रिटिकली इल हो जाते हैं, और यूजुअली जो है वो ओल्डर पॉपुलेशन होती है, बूढ़े लोग होते हैं। और इस पे थोड़ा सा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के ऊपर भी अभी काफी रिसर्च वगैरह चल रही है। मैं खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इसमें। जो लोग मेडिकल की फील्ड से वाकिफ हैं, वो एस रिसेप्टर, एक रिसेप्टर होता है जो कि जिस पे जाके ये सार्स का वायरस चिपकता है, तो उसके अंदर हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं कि वेरिएबिलिटी क्या। पर ये सब चीजें अभी हमें बहुत टाइम लगेगा।
मेडिकल रिसर्च जो है वो ओवरनाइट नहीं होती, टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। अभी जो हमारे पास वाहिद सोल्यूशन है वो एहतियात है। फासला रखें, मास्क पहने, हाथ धोएं, घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलना है तो पहली शुरू की 3 तदबीर करें, 1 से 2 मीटर का फासला रखें। अगर आपको कोई सिम्टम है तो खुदारा अपना टेस्ट कराएं, दूसरों से जाके ना मिले उस वक्त जब आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, और अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें। इससे मुझे एक और क्वेश्चन याद आया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे हॉस्पिटल में थोड़ी सी प्रैक्टिस डिफरेंट है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड ये बहुत नई चीज है, तो हर हॉस्पिटल ने अपने अपने प्रोटोकॉल्स बनाए। लेकिन ऑक्सीजनेशन का क्या क्राइटेरिया है कि आपको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन स्टार्ट कर देनी चाहिए? क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि कुछ लोग पाकिस्तान में ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने घरों में मंगवा के आइसोलेशन करवा रहे हैं पेशेंट्स की। तो व्हाट इज द गोल ऑक्सीजन जिस पे आपको स्टार्ट करना चाहिए ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि हर जगह एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। यूजुअली 88 to 92% आप नॉर्मल 92 एंड हायर आपकी नॉर्मल ऑक्सीजनेशन है। लेकिन ये कि अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगवा रहे हैं तो हॉस्पिटल में शॉर्टेजेस होगा। आपके पल्स ऑक्सीमीटर आता है, अक्सर जो है वो दुकानों पे मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी उंगली पे लगा के अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर लेस देन 90 या 88% है तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है वो या डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपना खुद ऑक्सीजनेशन करें, या ये कि आप ऑक्सीजन टैंक्स घर पे मंगवाएं। तो क्या अगर हमें एक सेफ नंबर देना है तो हम उसको 92 to 94% कह लें? क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में जो मॉडरेट इन्फेक्शन की डेफिनेशन है वो लेस देन 94% पे है। ठीक है, तो आई थिंक 92 to 94% इज सेफ नंबर। उससे अगर आप नीचे जा रहे हैं तो फिर आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इट्स सेफ इनफ कि आपको घर पे ऑक्सीजन देके मैनेज किया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता आप किस स्पेक्ट्रम में होंगे, क्या इंप्रूव करेंगे, क्या आप वर्सन करेंगे। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी एट होम। अच्छा, यहाँ पे कुछ सवाल आए हैं। एक हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि दे हैड फ्लू लाइक सिम्टम्स अ फ्यू डेज अगो व्हिच वाज एंडेड, but my sense of taste and smell still aren't back. Can you please advise? She's 19 years old. देखिए, ये जो एनोज़मिया या जो सेंस ऑफ स्मेल है या टेस्ट, ये जो इसमें अफेक्ट हो रहा है, ये 6 हफ्ते भी लग सकते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होने में, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। हर पेशेंट का डिफरेंट होता है, लेकिन यूजुअली 4 to 6 वीक्स में रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब हमें सिर्फ वेट करना चाहिए। देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दिस राइट नाउ। जी जी। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर भी आए हैं। डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस की बात की जा रही है एट होम फॉर अ स्टेबल पेशेंट। इसके बारे में क्या ख्याल है? और स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स फॉर समबडी हु इज ऑन होम आइसोलेशन। डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस अगर वो होम पे हैं तो इसका मतलब है कि उनको माइल्ड डिजीज है। माइल्ड डिजीज का मतलब है कि थोड़ा सा उनको फीवर हो रहा है, या ये कि उनको खांसी हो रही है, या ये कि उनको जिस्म में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर वो वॉक अराउंड कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे नेचुरली अल्लाह ताला ने इंसानों को जो हमारे टांगों के मसल्स दिए हैं पीछे, वो पंप्स हैं बेसिकली। वो आपको प्रिवेंट करते हैं, जब आप वॉक अराउंड करते हैं तो वो पंप कर रहे हैं, वो ब्लड फ्लो को मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा दवा की ज़रूरत नहीं होती जो कि एक ब्लड क्लॉट बनाने से रोके। तो अगर आप घर पे हैं और आप क्वारंटीन हैं और आप उस कमरे में वॉक अराउंड कर सकते हैं, तो आपको कोई भी डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस की या ब्लड क्लॉट ना फॉर्म होने की कोई दवा चाहिए। एंटीबायोटिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। एंटीबायोटिक्स बेसिकली डॉक्टर सुमैया भी बताएंगी। एंटी माइक्रोबियल जो है वो सारी दवाओं को कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ होती हैं। हम एजिथ्रोमाइसिन के ऊपर बात कर चुके हैं, उसका कोई रोल नहीं है अनलेस कि आप हॉस्पिटलाइज हों और आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, वो भी सूजन कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। बाकी ये कि आपकी और कोई भी एंटीबायोटिक्स, इस कोरोना वायरस में ये देखा गया है कि कहीं कहीं वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको उसके ऊपर मजीद एक इन्फेक्शन हो सकती है, जो कि वेंटिलेटर पे होने की वजह से होती है, जिसको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं। उस सूरत में एंटीबायोटिक्स इंडिकेटेड होती हैं, उनको आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लेकिन वो एक हॉस्पिटलाइज पेशेंट की बात है। क्वारंटीन में अगर आप घर पे हैं, आप स्टेबल हैं, आप
हिल जुल सकते हैं, मूव अराउंड कर सकते हैं, आपको ना एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है और ना ही कोई ब्लड थिनर्स की ज़रूरत है। मैं भी ये डेफिनेटली डॉक्टर नैजा बाकर से काउंटर करूंगा, क्योंकि अनलेस कि आप क्रिटिकली इल हैं, क्रिटिकली इनका मतलब कि आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं या आप आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर हैं, देयर इज नो रीजन कि आपको ये ब्लड क्लॉट थिन करने के लिए मेडिकेशंस लेनी चाहिए या इंजेक्शंस लेने चाहिए। चलते रहें, फिरते रहें। मैं एक और चीज बड़ी प्रॉब्लमेटिक देख रहा हूँ कि आइसोलेशन जो होती है वो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ पे भी एक टॉल लेती है। कोशिश करें कि अगर आप कोई छत का एक्सेस है या खिड़की है उसके पास बैठें, थोड़ी बाहर की तरफ देखें और थोड़ा सा फ्रेश एयर भी लेते रहें। इसके जो पार्टिकल्स हैं 6 फीट तक जाते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं जाते, तो इट विल बी फाइन कि अगर आप खिड़की पे चले जाएं या छत पे चले जाएं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटल हेल्थ। I will bring to a very another question is, one of our participants said, can a beta thalassemia minor be considered high risk for COVID-19 infection? आई थिंक बीटा थैलेसीमिया माइनर जो है इट्स नॉट मेजर, ये एक ट्रेट है जो वो कैरी कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि वो हाई रिस्क होंगे क्योंकि ये एक रेड ब्लड सेल डिजीज है कि वाइट ब्लड सेल स्टिल फंक्शनिंग है। स्टिल प्रिकॉशंस उनको भी लेने चाहिए जैसे बाकी सब ले रहे हैं। सही है। एक और क्वेश्चन आया है, यूज ऑफ NSAIDs इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड, व्हाट डज द करंट लिटरेचर से? देखिए, इटली से कुछ स्टडीज आई थी शुरू में जिसमें हमने ये देखा था कि उनके यहाँ जो पेशेंट्स आ रहे थे वो हिस्ट्री दे रहे थे कि वो आइब्यूप्रोफेन या एनसेड्स ले रहे थे अपने हेडेक्स के लिए, अपनी बॉडी के दर्द के लिए या फीवर के लिए वो ले रहे थे। उनके उस वक्त, क्योंकि इटली में बहुत आप जैसा कि हम जानते हैं बहुत बुरा पेंडेमिक ये था और काफ़ी डेथ्स हुई हैं, तो उन्होंने उस वक्त ये रिलेट किया, उनकी जो स्टडीज़ अभी वैलिडेशन पेंडिंग है, ये देखा गया कि जो लोग एनसेड्स ले रहे थे उनकी अमवात ज़्यादा हुई हैं, लेकिन अभी इसकी वैलिडेशन नहीं हुई है कि ये स्टडीज़ एक्यूरेट हैं कि नहीं, ये सही स्टडीज़ हैं कि नहीं। इस वक्त कोई भी सेंसस नहीं है इस पे कि ये कहा जाए कि जी नहीं लीजिए या ले लीजिए। अगर आपके ऊपर पैराडोल असर नहीं करी और आपको एनसेड्स लेना ही है, जो लोग एस्पिरिन ले रहे हैं उनको कहा जाता है कि वो लेते रहें, जो दिल की बीमारी के तहत एस्कार्ड या एस्पिरिन ले रहे हैं वो लेते रहें, इसको रोकना नहीं है। हाँ, अगर आप पैराडोल ले सकते हैं तो आप वो ले लीजिए एहतियातन। ठीक है। एक और बड़ा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एनोस्मिया जो लॉस ऑफ स्मेल है या लॉस ऑफ टेस्ट है, ये किस वजह से होता है? आई कैन टेक दिस वन। देयर इज, ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशंस करा देते हैं आपकी नर्व्स की, आपकी वेसल्स की, किसी भी ऑर्गन की। Why does myocarditis happen? कि दिल की इन्फ्लेमेशन क्यों होती है वायरल इन्फेक्शन में? तो probably this is a reaction to self-inflammatory reaction to one of the nerves, और जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसी वजह से कुछ केसेस ऑफ एंसेफेलाइटिस जो कि सूजन है दिमाग की, वो भी रिपोर्ट हुई है इस वायरस की वजह से। चेस्ट एक्सरे की क्या इंपॉर्टेंस है कोविड इन्फेक्शन के डायग्नोसिस में? क्योंकि रिसेंटली एक सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर इवेंट हुआ था जहां पे चेस्ट एक्सरे की बुनियाद पर एक डॉक्टर ने कोविड सस्पेक्ट किया था, लेकिन फैमिली ने हल्ला गुल्ला मचा दिया था और वहां पे बहुत तोड़फोड़ हुई थी और वो खुश नहीं थे कि डॉक्टर ने चेस्ट एक्सरे की बेसिस पे कोविड डायग्नोस किया एक पेशेंट के ऊपर। इसके बारे में कोई तासुरात आप लोगों के ख्यालात? देखिए, चेस्ट एक्सरे की करने की कोई ना कोई वजह रही होगी। पेशेंट को सिम्टम्स होंगे जब भी अगर वो सिविल हॉस्पिटल आए हैं, हॉस्पिटल आने की कोई ना कोई वजह रही होगी। चेस्ट एक्सरे या हम जो भी लैब टेस्ट होते हैं, ब्लड वर्क होता है, वो एडेड ऑन होते हैं, यानी कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं डायग्नोसिस को। ऐसा भी होता है कि मेरा PCR पॉजिटिव होगा, मुझे जिस्म में दर्द होगा, मुझे बुखार होगा, लेकिन मेरा चेस्ट एक्सरे बिल्कुल भी क्लीन होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ना मुझे बुखार हो, ना मुझे बॉडी में कोई तकलीफ हो, गले में खराश हो और मुझे सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। मेरा जैसे कि हमने कहा इस वक्त ये वबा है और हम पहले ये सस्पेक्ट करते हैं, हमें ये ख्याल पहले आता है कि क्या ये कोविड हो सकता है। तो हो सकता है उनको, जो भी पेशेंट रहा हो, वो किसी ना किसी वजह के साथ तो आया था। अगर वहाँ पे चेस्ट एक्सरे हुआ है और हम ये देखते हैं कि चेस्ट एक्सरे पे ये बहुत दफ़ा बहुत पेशेंट्स हमारे अपनी प्रैक्टिस में हम लोग ये देखते हैं कि चेस्ट एक्सरे पे इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आते हैं, यूजली दोनों साइड पे ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ की तरह हम कहते हैं कि फैले हुए होते हैं।
लेकिन ये भी बहुत वेरिएबल है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। जैसा कि हम कह चुके हैं कि ये सर से लेके पाँव तक इन्वॉल्व कर रहा है, उसी तरह चेस्ट एक्सरे में भी हम दूसरी चीज़ें देखते हैं। लेकिन हाँ, अगर पेशेंट को कोई भी इस तरह के सिम्टम्स हों और एक मखसूस, हम उसको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ कहते हैं, पेरिफेरल या बाइवेजलर, अगर वो हैं तो आपका सस्पेशन बढ़ जाता है कि बिल्कुल जी ये कोरोना वायरस हो सकता है। चेस्ट एक्सरे सपोर्टिव होता है, हेल्प करता है हमें डायग्नोज करने में। अच्छा, अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया है कि मेरे अब्बू को एस्मा है और मुझे भी सीजनल एलर्जीज है with cough and sinusitis. Will this be considered high risk? Asthma initially जो है, I will answer this question. Asthma initially जो है वो high risk नहीं consider किया जा रहा था, then there were a lot of cases, especially in younger patients, who ended up being on ventilator just because उनके severe asthma exacerbations हो गई थी. So I would remain cautious in patients who have asthma or any underlying lung disease, क्योंकि this is a primary lung affecting virus और हमें हर हाल में केयरफुल रहना चाहिए. अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है, इज इट कंफर्म दैट COVID-19 is a viral infection or still more research are being done which can still label it being some sort of a resistant bacterial infection? Simran, this is 100% viral infection जिसको RNA वायरस हम लोग कहते हैं. ये हम उसी स्ट्रक्चर की बेसिस पे इसको डायग्नोज करते हैं. देयर इज नो क्वेश्चन इन इट कि ये कोई रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. तो देयर इज नो कंसर्न्स अबाउट इट. एक और सवाल आया जो कि मैं डॉक्टर सुमैया निजामुद्दीन की तरफ पास करूंगा. व्हाट आर द इमीडिएट सिम्टम्स ऑफ कोविड लाइक इन अर्ली आवर्स? अर्ली आवर्स, अच्छा ये अर्ली आवर्स थोड़ा सा स्केप्टिकल और डूबियस सी चीज आ रही है, मगर ये कि हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि एक्सपोजर के बाद जो है पहले सिम्टम्स क्या होंगे. तो अब जो मेन कॉमन वाली चीजें जो देखी गई हैं वो वही बुखार, खांसी, गले में दर्द, बदन में दर्द और सर्दी लगना. ये जो मेन चीजें जो हैं ये बताई गई हैं कि ये आपके इनिशियल वाली चीजें होंगी. मगर ये कब डेवलप होंगी, ये भी इस पे भी जो है काफी जगहों से काफी डिफरेंट जो है आंसर्स आ रहे हैं. कुछ लोगों में विद इन अ वीक के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ में एक हफ्ते से ज्यादा भी लग जाता है और कुछ में कुछ भी नहीं होता. मगर ये कि अगर आपको बुखार, खांसी, गले में दर्द और बदन में दर्द और सर्दी लग रही है तो ये वाले अलामात आप जो है कोविड की तरफ जा सकते हैं. मगर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाह रही थी. जस्ट मुझे पता है कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में वबा फैली हुई है और वो कोविड इज वन ऑफ द लाइकली रीजंस फॉर दैट. बट ये कि बाकी बीमारियां खत्म नहीं हो गई अभी. हमारी बाकी बीमारियां भी इस वक्त जो है मौजूद हैं. मलेरिया भी इस मुल्क में है, डेंगू भी है, टीबी भी है, टाइफॉइड है. ये वाली सारी बीमारियां भी अभी मौजूद हैं हमारे पास. तो ये कि चले कोविड को तो जाहिर सी बात है हम इस वक्त क्योंकि वबा फैली हुई टॉप ऑफ द लिस्ट रखेंगे. पर अगर आप जा रहे हैं अस्पताल और तो ये अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर आपसे बाकी टेस्ट करवाने के लिए भी कहता है तो क्योंकि वो वाली बीमारियां भी अभी मौजूद है हमारे पास, प्लीज ये मत समझें कि अब हम ये डॉक्टर के हत्थे हम लग गए हैं तो ये अपने सारी चीजें हमसे आज करवाना चाह रहा है. ऐसा भी नहीं है. उसको आपकी तशखीस करनी है, उसको उसका काम है ये देखना कि आपको क्या किस तकलीफ में मुब्तला हैं आप और आपको हुआ क्या है. तो जाहिर सी बात है वो टेस्ट आपके वो करवाएगा और इससे तो बचना ही है. इस वाले कोविड-19 से हमने बचना है. आपको बाकी चीजों से भी अपने आप को बचा के रखना है. क्योंकि मैं जो है लेबोरेटरी में काम करती हूँ. मेरे पास जो है इस वक्त जो है कम्युनिटी से और अस्पतालों से और भी बहुत सारे सैंपल्स आते हैं. तो टाइफॉइड अभी भी फैला हुआ है हमारे पास. और टाइफॉइड को बचने का जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो ये आपके हाथ धोने का है और बाहर से खाना पीना जो है वो कम करने का है. तो इन वे हम देख रहे हैं कि कोविड ने लोगों को थोड़ा सा घर में बंद करके रखा जरूर है, बट हम देख रहे हैं कि टाइफॉइड के केसेस अभी भी आ रहे हैं, टीबी के केसेस आ रहे हैं हमारे पास. तो ये अगर कोई और बीमारी हो और आपको लग रहा है ये तकलीफ बहुत दे रही है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपका ठीक से मुआयना भी कर सके, सही टेस्ट करवा सके और फिर बता सके कि आपको क्या तकलीफ हो रही है या आपको क्या शिकायत है या आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है. एक हमारे पार्टिसिपेंट, ही ओन्स अ फूड ईटरी, उनका अपना रेस्टोरेंट है. वो कह रहे हैं कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए व्हाइल डिलीवरिंग द फूड और रिसीविंग इट फ्रॉम अ डिलीवरी गाय.
आई थिंक इसकी भी गाइडलाइंस जो हैं कहीं पे मैंने देखी जरूर थी, हम वो भी शेयर कर लेंगे। बट ये कि अगर आप देखें, ये एक अच्छा बस ये वाली चीज आई है, इससे जो आजकल एक और व्हाट्सएप पे जो चल रहा है कि चिकन के अंदर कोरोना वायरस आ गया है और चिकन ना खाएं और उससे कोरोना हो जाएगा। ये मैं बताना चाह रही थी, जो है कोरोना जो है खाने पीने की चीजों से नहीं फैलता, ठीक है। और वो जब आप खाना वाना बनाएंगे पकाएंगे तो वायरस उसमें मर जाएगा। और पोल्ट्री से जो है या चिकन खाने से जो है कोविड फैलने के तो कोई वो अभी तक कोई शवायद नहीं मिले, और इट्स नॉट पॉसिबल आपको अनलेस चिकन कि खाने। आपको शादी में कच्ची चिकन मिल जाए। बिल्कुल, ये एक पॉसिबिलिटी है, आपने गंदा बारबेक्यू खाया हो तो ये एक है। मगर ये कि चिकन खाने से आपको कोविड-19 नहीं होगा। मगर अगर आपकी फूड ईटरी है और आप कहीं से खाना रिसीव कर रहे हैं, सब्जियां वगैरह अगर आप ले रहे हैं, तो देखें हमने उनको फिर अच्छी आप चाहे तो एक बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन ब्लीच से उनको धो सकते हैं। सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट भी बहुत अच्छा है। वैसे इसका कोविड से कोई लेना देना इतना नहीं है, बट ये कि अगर आप उनको अच्छी तरह धो लें, ये एक अच्छी चीज रहेगी। जो पैकेजिंग आ रही है, अगर वो प्लास्टिक की पैकेजिंग है, आप चाहें तो प्लास्टिक की पैकेजिंग को डिसइंफेक्टेंट से साफ कर लें। और अगर पेपर वाली चीजें तो वो जितना जो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, जो आप फेंक सकते हैं वो आप फेंक दें। अगर आप चाहें तो कवर को जो है जिन पैकेजिंग में ये आ रहा है उसको इस्तेमाल करने से पहले आप चाहें तो वो कर लें, डिसइंफेक्टेंट से साफ कर लें। और फिर जो भी आप इंटरेक्शन होगा उस बंदे के साथ आप वही फासला रखें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने अपना, ये सारी एहतियाती तदबीर आप इस्तेमाल करें। बाकी ये कि मैं इसकी भी जरा गाइडलाइन ढूंढ के मैं ग्रुप पे जो है आई थिंक कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आया है, जिसपे जो है वो डिलीवरी पर्सन जो है वो खाना एक स्पॉट पे रख देता है। जिन्होंने खाना लेना होता है वो स्पॉट पे आ जाते हैं, अगर उनको पैसे छोड़ने तो वो स्पॉट पे पैसे छोड़ देते हैं, वो पीछे चले जाते हैं, फिर जो डिलीवरी वाला पर्सन है वो आगे आके इस तरह वो लोग डिस्टेंस अपना मेंटेन करके रखते हैं आपस में दरमियान। ऑफ कोर्स मास्क और फिर ग्लव्स उनको देने जरूरी हैं, क्योंकि वो लोग इन कांटेक्ट आएंगे विद ईच अदर, क्योंकि वो पैसे ले रहे होंगे, वो सामान दे रहे होंगे। लेकिन खाने से ये बिल्कुल नहीं फैलता, एज पर जैसे डॉक्टर सुमैया निजामुद्दीन ने क्लियरली बताया है। वेल पका हुआ खाना, उसमें कोई कंसर्न नहीं है कि कोरोना फैलेगा, लेकिन आप जब कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के, उस वक्त पॉसिबिलिटी है कि आप एक दूसरे को लगा सके। लेकिन आप अगर कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी गूगल कर लें, बहुत कॉमनली अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट राइट नाउ, कि आप किस तरह ये कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का सिस्टम बना सकते हैं। आपको डिलीवरी पर्सन को गाउन देने की कोई कतन जरूरत नहीं है, पेयर ऑफ ग्लव्स और मास्क काफी है। उसको एक सैनिटाइजर दे दें कि वो ग्लव्स उतारने के बाद अपने हाथ धो ले डिलीवरी के फौरन बाद, और उसके लिए सर्जिकल ग्लव्स की भी जरूरत नहीं है, प्लास्टिक के ग्लव भी उसके डिलीवरी पर्सन के लिए सफिशिएंट है। एक और बड़ा अच्छा सवाल इधर आया था, उसमें उन्होंने पूछा था हाउ टू मैनेज डिप्रेशन इन पेशेंट्स जो कि कोविड के साथ पॉजिटिव हो गए हैं। और मैंने ये नोटिस किया है कि देयर इज वहाँ काफी सोशल स्टिग्मा हो गया है कोविड-19 से एसोसिएट, कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए। कोविड-19 एक बीमारी है जस्ट लाइक एनी अदर बीमारी। अगर आपको न्यूमोनिया होता है, आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, आपको वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, इसी तरह कोविड का भी इन्फेक्शन है, आज हुआ है, इंशाल्लाह यू विल रिकवर फ्रॉम इट एंड यू विल बी कोविड फ्री आफ्टर सर्टेन टाइम। तो देयर इज हाँ, क्वारंटीन का टाइम इज वेरी डिफिकल्ट, उसको कैसे मैनेज करें भाई। अब तो नेटफ्लिक्स आपके मोबाइल फोन में है, दिन रात बैठ के आप शो देखें। अर्तुगरुल बेहतरीन चल रहा है, अब तो इमरान खान भी माशाल्लाह से प्रमोट कर रहे हैं। 5 सीजन है, 400 एपिसोड है, निपटा लें, पूरा पूरा निपटा लें, अच्छा है। थोड़ा बहुत आपको एंटरटेनमेंट मिल जाएगी। देन आया, मैंने इससे पहले भी टच अपॉन किया था कि अगर कमरे में बंद है, खिड़की है, तो खिड़की के पास टाइम स्पेंड करें, थोड़ी फ्रेश एयर अंदर आने दें। ड्रॉपलेट्स जो है वो 6 फीट से ज्यादा नहीं ट्रैवल करते। उसके अलावा छत का एक्सेस है तो छत का एक्सेस यूज करें, वहां जाएं। और घर से ना निकलें, लेकिन घर के अंदर ही जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ऑफ कोर्स घर वालों के साथ हम बैठना रेकमेंड नहीं करते। आपको फासला रखना है, आपको अपने आप को कमरे में बंद करना है। जब आप छत पे जा रहे हैं तो कोशिश करें आप अकेले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते का पीरियड होता है मैक्सिमम, कुछ पे 2.5 हफ्ते का पीरियड होता है, लेकिन यू विल मेक थ्रू इट एंड यू विल बी कोरोना नेगेटिव इवेंचुअली। तो ये है कि
इट्स डेफिनेटली अ मेंटल टॉल, लेकिन इट्स अ मैनेजेबल. कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करें, अपने आप को किसी चीज में बिजी करें. मेडिकल स्टूडेंट हैं तो मेडिकल आर्टिकल्स पढ़ें, कोई अपनी बुक पढ़ें, सीजन्स देखें, रीडिंग करें. ट्राई टू अपने आप को कहीं बिजी करने की कोशिश करें ताकि ये कि वो टाइम स्पेंड हो सके. अच्छा, एक और सवाल ये आया है, व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स व्हिच आर सेड टू बी इन ह्यूज नंबर्स नाउअडेज? सही, मैं इसका वो कहूँ? हाँ कह दे. अच्छा, तो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स, ये अगर आप सिमरा हमारे साथ शुरू में थी तो फिर मैंने कहा था कि इट डिपेंड्स ऑन द लेबोरेटरी, इट डिपेंड्स ऑन द किट दैट दे यूजिंग. हर देखो, कोविड को कंफर्म करने के लिए पीसीआर का टेस्ट जो है वो सबसे अच्छा कहा गया है. पीसीआर को चेक करने के जो है एक किट आती है. किट का मतलब ये कि एक डब्बा होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स हम लेबोरेटरी में लेके जाते हैं और फिर सैंपल आता है, और फिर एक स्पेशल मशीन होती है, हम उसमें वो मशीन में वो सैंपल और वो केमिकल्स डालते हैं, और फिर वो एक पीसीआर का रिएक्शन करके हमें बताता है कि ये टेस्ट नेगेटिव है या टेस्ट पॉजिटिव है. ठीक है, नंबर एक. अगर किसी का जो सैंपल मरीज का लिया जा रहा है वो एक स्पेशल स्वॉब के थ्रू लिया जा रहा है. अगर वो स्वॉब सही नहीं होगा तो टेस्ट आपका सही नहीं आएगा. अगर वो स्वॉब का लेने का तरीका ठीक नहीं होगा तो आपका टेस्ट सही नहीं आएगा. यानी कि अगर उसने सिर्फ नथनों में घुमा दिया, वो पूरा ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स तक नहीं गया, आपका टेस्ट सही नहीं आएगा. अगर वो अस्पताल या वो लेबोरेटरी एक सस्ती और एक अनऑथराइज्ड और एक ऐसी किट इस्तेमाल कर रहा है जो क्वालिटी कंट्रोल चेक नहीं है, तो फिर आपका टेस्ट सही नहीं आएगा. अगर फॉर एग्जांपल मरीज का बहुत जल्दी आप लोगों ने टेस्ट करवा लिया, तो फिर उस सूरत में भी आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा. ठीक है, अगर वो लेबोरेटरी के पास एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है जिनको वो मशीन इस्तेमाल करनी आती हो, तो फिर आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा. तो दे आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि यहाँ पे आ जाते हैं, और इसी वजह से बोला गया है कि आप टेस्ट करवाएं तो एक अच्छी लेबोरेटरी से करवाएं. और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हर टेस्ट जो है वो 100% आपको रिजल्ट नहीं देता. ठीक है, हर टेस्ट की एक कैपेसिटी होती है. ठीक है, 100% कुछ भी नहीं है यहाँ पर. ठीक है, मगर हम मैक्सिमम वाला जो कैपेसिटी है वो टेस्ट लेकर आना चाहते हैं, और वो लेबोरेटरीज लेकर आती हैं. इसलिए कहते हैं कि आप जहां से भी टेस्ट करवाएं एक अच्छी लेबोरेटरी से करवाएं, और प्लीज डॉक्टर से डिस्कस करके करवाएं, ताकि वो देख सके कि भाई अभी आपका टेस्ट करवाना सही है या नहीं है. ठीक है, तो ये वजह है कि इतने सारे नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहे होते हैं आपके पास. अच्छा जी, आई थिंक हमने काफी क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं. देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट स्ट्रेन, आई थिंक वो ज्यादा हो जाएगा. देयर इज नो रीजन टू अबाउट इट. एक कंसर्न है रोल ऑफ सेना मक्की इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19. ये एक अनफॉर्चुनेटली इसमें रिलीजियस बैकग्राउंड है, और आई थिंक हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं. लेकिन व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट, आई विल थ्रो दिस क्वेश्चन टू डॉक्टर उनेजा बाकिर फॉर सेना मक्की. देखिए, सेना जो है, रिलीजियस रीजंस अपार्ट, सेना इज अ लैक्सेटिव. बेसिकली वो कब्ज के लिए यूज होता है. यानी अगर किसी को कब्ज है तो वो रेगुलरली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में मेरी डॉक्टर सुबैया से बात हो रही थी और हमने इस बारे में बात की थी, पाकिस्तान में इस वक्त जून जुलाई की गर्मी है. इस वक्त अगर आप लैक्सेटिव्स लेते हैं, यानी कोई ऐसी दवा जिससे आपको आपकी स्टूल ज़्यादा आप पास करेंगे या आपको बाउल मूवमेंट ज़्यादा होंगी, तो आपको डायरिया हो सकता है. डायरिया में फिर ये होता है कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जो आपके एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी में जो कि होने चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, आप वो लूज़ करते हैं. आप डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं, आपकी जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो कम हो सकती है अगर खुदा न खास्ता आपको इन्फेक्शन हो तो इसलिए उसको इस हद तक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको जो है वो लूज मोशन स्टार्ट हो जाए. मैं इस बात से अग्री करूंगा कि हमें नहीं पता अभी तक कि उसका बेनिफिट है नहीं है, और
somebody जो कि ऑलरेडी फीवर हो रहे हैं, वो डिहाइड्रेटेड होंगे, उन ऐसे में अगर आप किसी को डायरिया कर लें तो वो डायरिया जो है वो उनका ब्लड प्रेशर नीचे कर देगा, और अगर उनको हॉस्पिटल नहीं जाने की जरूरत थी तो अब उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो खुदारा थोड़ा सोच समझ के चीज को इस्तेमाल करें और उसकी अफादियत को देखें कि उसके बेनिफिट किस सिचुएशन में क्या है, और उसके साथ पे यूज करें। मैं आऊंगा अब शजी की तरफ, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सोच। हम इस सेशन को एंड करेंगे बिकॉज वी कांट स्टे हियर एंडलेसली। Shaji, what are the local resources that are available for plasma donation centers और hospital, और अगर किसी को पूछना हो कि हॉस्पिटल बेड्स कहाँ अवेलेबल हैं, वेंट्स कहाँ अवेलेबल हैं, आईसीयू बेड्स क्या अवेलेबल हैं, व्हाट इज द ऑन ग्राउंड सिचुएशन, व्हाट आर द वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर वेयर कैन पीपल पार्टिसिपेट इन ऑल दिस प्रोसेस एंड कंट्रीब्यूट? So first of all, thank you so much, Dr. Gulresh, for giving me the opportunity. जैसे आप लोग ने बात की कि पाकिस्तान में हालात बहुत नाजुक हैं और हमारी आवाम बहुत इस वक्त सफ़र कर रही है और हमें नहीं पता कब तक सफ़र करती रहेगी। तो अगर हम सेफ हैं, हम घर पे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर प्रिविलेज इनफ कि हम क्या कहते हैं किसी की मदद कर सकते हैं, उसकी तो वो कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हम क्या कहते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। कुछ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, टाइम कम है तो इसलिए मैं ज़्यादा क्या कहते हैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोरोना हो चुका है, रिकवर कर चुके हैं, तो जैसे आप लोगों ने फेसबुक पे बहुत देखा है कि प्लाज्मा डोनेशन का क्या कहते हैं बहुत क्या कहते हैं आ रहा है कि प्लाज्मा डोनेट करें तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और हमने यहाँ भी डिस्कस किया कि प्लाज्मा डोनेशन के फ़ायदे ज़रूर हैं, इवन दो कंफर्म नहीं है कि कोरोना से मुकम्मल बचाव दे सकती है नहीं दे सकती, लेकिन ज़रूर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती है। तो अगर आप रिकवर कर चुके हैं, उसकी एक क्राइटेरिया होता है, हाल में 14 डेज है, 10 to 14 डेज आफ्टर रिकवरी आप डोनेट कर सकते हैं। और एक जैसे फेसबुक का ग्रुप है कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स, वहाँ पे फॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को और वहाँ से आपको रिसिपिएंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा एक वेबसाइट है जो कि अभी लॉन्च हुई है, covidplasmafinder.rework.org। तो बेसिकली ये मैं आपको लिख देता हूँ, क्या कहते हैं चैट बॉक्स में लिख दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपके कोई पेशेंट है कोविड के लिए, उसको प्लाज्मा चाहिए, तो वो उस वेबसाइट पे देख सकता है, अवेलेबिलिटी होगी तो आपको कनेक्ट करते हैं विद द रिस्पेक्टेड डोनर। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐप लॉन्च किया है, अभी गूगल प्ले स्टोर पे आया है, अभी इंशाल्लाह क्या कहते हैं एप्पल स्टोर पे भी आएगा, COVID-19 gov.pk के नाम से। और उसका एक टैब है पाक निगहबान, जो फेसबुक पे बहुत चल रहा है कि बहुत उसकी अवेयरनेस अभी रेज हो रही है। बेसिकली वो टैब पाकिस्तान निगहबान जो है उसके वो बताता है आपको कि कौन से इंस्टीट्यूशंस, कौन से हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रेड हॉस्पिटल है तो उसका मतलब है वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर ग्रीन हॉस्पिटल है तो उसका मतलब वहाँ पे अवेलेबिलिटी है वेंटिलेटर्स की, आईसीयू बेड्स की। अगर येलो है तो इसका मतलब है कि बहुत मतलब लिमिटेड है, तो क्या कहते हैं यू विल हैव टू टेक योर चांसेस, आपको उनसे कॉल करके पूछना पड़ेगा। उसके अलावा प्लाज्मा डोनेशन के अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन में, आप माली मदद करें। क्या कहते हैं उसके अलावा वेंटिलेटर्स फॉर पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेंटिलेटर्स के लिए पैसे जमा कर रही है, आप वहाँ माली मदद करें, वेंटिलेटर्स की बहुत ज़रूरत है क्या कहते हैं हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर। और हेल्पलाइंस है, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं आप आइसोलेशन सेंटर्स में वॉलंटियर कर सकते हैं, आप हेल्पलाइंस में वॉलंटियर कर सकते हैं, इन एनी वे दैट यू कैन, आप अपनी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। और प्लाज्मा सेंटर्स की बात आए तो जैसे NIBD का मेंशन हुआ था, उसके अलावा कराची में तो मेरे हिसाब से आगा खान है और डाउ ओजा कैंपस है जो प्लाज्मा डोनेशन कर रही है। उसके अलावा पूरे मुल्क में आप लोग सर्च ज़रूर कर सकते हैं कि कौन कौन सी हॉस्पिटल्स इस काम में क्या कहते हैं प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो आई गेस दैट्स इट, इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस तो आप लोग भेज दीजिएगा। थैंक यू। मैं pretty much agree करूंगा with whatever Shaji said। मैं ये भी एडवाइस करूंगा कि सोशल मीडिया स्टार ना बने। There is no reason for you to be taking pictures at a hospital or राशन ड्राइव करते हुए
विदाउट प्रोटेक्टिव गियर या समथिंग बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है टू गेन पॉपुलैरिटी। रेलेवेंट बंदा निकले घर से, कोशिश करें कम से कम निकलें, और अगर एक काम है जो एक बंदा कर सकता है उसके लिए एक बंदा ही निकले rather than 10 people leaving the house just to distribute ration and people just for the sake of media publicity। तो बहुत सारे हमने देखे इवेंट्स, बहुत सारे हमारे सुपरस्टार्स जो हैं वो माशाल्लाह PIA क्रैश साइट पे पहुंचे हुए थे जिनका कोई रोल नहीं था उसमें, और which makes no sense। This is something of a big threat जो हमें as a threat लेना चाहिए और समझना चाहिए इसको कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। Dr. Sumaya Nizamuddin, Dr. Neza Bakir, any final thoughts, any other suggestions, anything that you would like to add before we wrap up the session? नहीं, थैंक यू पुलिस। नहीं, आपने शजी ने काफी जो है सारी चीजें समराइज कर दी हैं, थैंक यू सो मच। और ये कि अगर इस तरह के सेशंस और मजीद ऑर्गेनाइज करने हुए तो वी बी मोर देन हैप्पी टू पार्टिसिपेट। और अगर लोगों को मजीद सवाल है तो दे कैन लीव इट इन द चैट बॉक्स और ऑन आवर फेसबुक पेज। आई थिंक वी कैन गेट बैक टू देम इंडिविजुअली। और ये कि प्लीज बस ये कि वही ट्राई टू रिमेन काम, ट्राई टू रिमेन हैप्पी। रोजाना सुबह उठ के ये ना देखें आज कितने केस हो गए, कितने मर गए, कितने हैं। जस्ट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, और चीजों पे भी गौर करें। और ये कि लिसन टू योर डॉक्टर, ये कि कोशिश करके फिर किसी एक डॉक्टर से तो कम से कम फोन पे राब्ता रखें जिनसे आप अपने सवाल और अपनी परेशानियां डिस्कस कर सकें। तो बट थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सोच एंड थैंक यू टू यू गुलरेज एंड नज़ा। जी शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का। बाकी जो लोग सुन रहे हैं, जो हमारी आवाम है, जिस तरह के हमारे ऊपर जिम्मेदारी है एज आपके डॉक्टर्स या आपके हेल्थ केयर वर्कर्स जो नर्सेज हैं, स्टाफ होता है कि हम आपकी देखभाल करें, उसी इतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप एहतियात करें। आप जो गाइडलाइंस बताई गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, दूर रहने की, मास्क पहनने की, हाथ धोने की, वो प्रैक्टिस करें ताकि आप भी इस जंग में हिस्सा ले सकें इस बीमारी के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं समअप करता हूँ पूरा लुबे लुबाब इस पूरे पिछले पौने 2 घंटे का। सोशल डिस्टेंसिंग 1 से 2 मीटर, 3 से 6 फीट का फासला रखें, मास्क पहने, हाथ धोएं। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो खुदारा टेस्ट करवाएं या अपने आप को घर में बंद करें और अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें। कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं आप घर से बाहर निकलें और दूसरे लोगों को पॉसिबल ट्रांसमिशन का सोर्स बने। इसके अलावा बिल गेट्स को चिपे नहीं लगा रहा, वैक्सीन बनने में टाइम लगेगा जिसके बाद उसका ट्रीटमेंट होपफुली हमारे पास फाइनल आ जाएगा, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, हमें वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई साजिश नहीं हो रही, कोई डॉक्टर को 3,500 से 39,000 से लेके $1,00,000 तक नहीं मिल रहे पर कोविड डेड बॉडी मिल रहे होते तो वो शायद फिर वो हॉस्पिटलों में अपनी जानों पर ना खेल रहे होते, ना अपने घर वालों को रिस्क पे डाल रहे होते। इसके अलावा हमने ट्रीटमेंट्स की बात करी, कन्वल्सन प्लाज्मा रिमेन्स द ओनली पॉसिबल ट्रीटमेंट, लेकिन उसका लिटरेचर भी अभी बहुत वेग है, हमारे पास अभी कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि उसके कितने बेनिफिट हैं या कितने हार्म्स हैं। रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब पॉसिबल सिम्टम ट्रीटमेंट के लिए हैं। मोर्टेलिटी बेनिफिट हमारे पास अभी तक कोई नहीं है इनकी दोनों ड्रग्स के ऊपर। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन का कोई रोल नहीं है। अल्टीमेटली it comes down to the 4 things again: social distancing, hand washing, mask wearing. If you have symptoms, stay at home, self quarantine, get yourself tested. Thank you so much everyone, it was nice having you all. यहाँ पे काफी लेट हो गया है, it's time to say goodbye. ये जो वीडियो है ये सोच के पेज पे बहुत जल्द दोबारा पब्लिश हो जाएगी क्योंकि लाइव सेशन वहाँ पे लाइव प्ले हो रहा था। हम लोग इसके अंदर से इंशाल्लाह कोशिश करके छोटी छोटी वीडियोस बना के हर क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक आंसर करने की कोशिश करेंगे ताकि ये लोगों को जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसका आंसर उसी वक्त मिल जाए। मैं शजी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो क्वेश्चन को जिस तरह आंसर किया है तो उसके स्पेसिफिक मिनट मेंशन कर दे for the time being so that people can jump to that specific question and specific timeline in the whole video and get the answer that they're looking for. Bakir, was having a pleasure, all of you. Thank you so much for your time, Dr. Neza Bakir. Thank you so much for your time, Dr. Sumaya Nizamuddin. Inshallah, if we plan up something else, I will bug you guys again. Till next time, thank you so much. Allah Hafiz.
अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।